आज हम देखेंगे आईवी थेरेपी के बारे में। आईवी फ्लूइड्स क्या होते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईवी थेरेपी की जो परिभाषा या डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं डेफिनेशन है अ प्रोसेस इन विच लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड एडमिनिस्टर्ड टू द बॉडी थ्रू द पेरिफेरल वेन। मतलब आईवी थेरेपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बॉडी में आईवी फ्लूइड को एंटर कराया जाता है थ्रू द पेरिफेरल वेन के माध्यम से, और इसी को हम लोग बोलते हैं आईवी थेरेपी। दोस्तों आपका फिर से एक बार स्वागत है नर्सिंग एक जुनून पर, जो कि आपका ही अपना चैनल है। इसके पहले हमने बॉडी फ्लूइड्स के बारे में देखा था और आगे अब हम आईवी थेरेपी की जो बातें हैं वो देखने वाले हैं। ये पार्ट नंबर 2 में आप सबका फिर से स्वागत है। जैसे कि आपने डेफिनेशन देख लिया कि आईवी थेरेपी की किसे कहते हैं, अ प्रोसेस इन विच लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड एडमिनिस्टर्ड टू द बॉडी थ्रू द पेरिफेरल वेन। आज हम जो देखेंगे सारे आईवी फ्लूइड्स के बारे में देखेंगे। हम आगे जानेंगे कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स के बारे में देखेंगे कि क्या क्या टाइप्स होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आइसोटोनिक होता है, ठीक है, हाइपोटोनिक होता है और हाइपरटोनिक होता है। तो कौन कौन से जो आईवी फ्लूइड्स है वो किस किस कैटेगरी में आते हैं, आइसो में कौन सा आता है, हाइपरटोनिक में क्या आता है, हाइपोटोनिक में क्या आता है। तो उन सभी आईवी फ्लूइड से रिलेटेड हम बातें देखेंगे और उसका कुछ स्पेसिफिकेशंस है, कुछ यूजेस हैं, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है, उसके बारे में देखेंगे। क्योंकि एग्जाम पे वो चीज़ बहुत ही बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज का ये जो टॉपिक है शुरू करते हैं। बने रहिएगा अंत तक से। हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आईवी थेरेपी पूरा कंप्लीट आपका हो जाए, क्योंकि ये एग्जाम पे चाहे ईएसआई हो, चाहे नॉरसेट हो, है ना, चाहे जिपमर हो, हर एग्जाम में इससे एक दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो मैं उन कुछ क्वेश्चंस को बताऊंगा भी जो कि एग्जाम पे प्रीवियस एग्जाम पे पूछे गए हैं। तो चलते हैं आईवी थेरेपी की ओर। और आईवी थेरेपी को समझने के लिए हमको कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो आईवी थेरेपी में फ्लूइड्स का जो मूवमेंट है इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। तो हम देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में, और ये एग्जाम पे पूछा भी जाता है, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज के बारे में देखते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जिसको आप लोग बचपन में ही पढ़े हो, जिसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। क्या? डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन, इस चीज को पढ़े हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे ऑस्मोसिस, दूसरा हम लोग देखेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। और तीसरा जो हम देखेंगे हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेशन क्या होता है ना, कंसंट्रेशन क्या होता है। और चौथा हम देखेंगे ऑस्मोलारिटी के बारे में। क्या? ऑस्मोलारिटी। और पांचवा देखेंगे ऑस्मोलालिटी, ऑस्मोलालिटी के बारे में देखेंगे। तो ये 5 टर्मिनोलॉजी है, और ये 5 टर्मिनोलॉजी को समझने के पहले आप सबको ये चीज को मैं जरूर बताना चाहूंगा कि 3 चीजें आप ध्यान देना। एक तो होता है सॉल्यूट, एक तो होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट। और इन दोनों को जो मिला के बनता है उसे हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, है ना, सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, आप सभी ने 5वीं क्लास में पढ़ा होगा, है ना, ठीक है। सॉल्यूट को हम लोग विलेय बोलते हैं, और सॉल्वेंट को हम क्या बोलते हैं, विलायक। जो घोलने वाला होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलायक। और जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं विलेयन, है ना। तो ये चीज तो आप बहुत अच्छे से बखूबी जानते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको और इजी तरीके में बताने की कोशिश करूं तो हम कह सकते हैं, जैसे कि हम ले सकते हैं कि शक्कर ले लेते हैं, चीनी ले लेते हैं, ठीक है, शक्कर, है ना, शक्कर ले लिए, ठीक है। और विलायक क्या होगा, जैसे कि हम ले लिए पानी, है ना, पानी। और इसको जब घोल देने से, आपस में मिला देने से जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे चाशनी, है ना, चाशनी, ठीक है। आपकी मर्जी है, अगर उसमें नींबू मिलाना चाहो तो शरबत भी बन जाएगा, अगर शुगर के कंसंट्रेशन को कम करो तो। देखो सॉल्यूट वो होता है जो विलेय होता है, जो घुलता है। तो घुलने वाला क्या है, शक्कर है। सॉल्वेंट वो है जो कि इसको घुलाता है, तो पानी शक्कर को घुलाता है। और दोनों को मिलाने के बाद जो बनेगा उसके हम लोग चाशनी बोलते हैं, या विलयन कह सकते हैं, या यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो ये चीज तो सबको क्लियर हो गया होगा। लग रहा होगा कि सर ये बच्चों वाला चीज क्या पढ़ा रहे हैं करके, लेकिन जो सारा खेल है वो यहीं से चालू होगा। इसीलिए हमको इस चीज को जानना जरूरी है कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो देख रहे हैं ना वो डिफ्यूजन देख रहे हैं ना, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन कहने का मतलब यह है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है ना, जो सॉल्यूट होता है, ठीक है, उसका जो फ्लो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होता है, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होता है, ठीक है। सॉल्यूट का जो है मूवमेंट हम कह सकते हैं कि हाई से लो की ओर होता है। सर ये कैसा? एग्जाम्पल के लिए आप याद रखना, मैं डिफ्यूजन की बात बता रहा हूं, है ना, कि हमने क्या लिया, एक बाल्टी लिया और उसमें हमने पानी लिया, है ना, वाटर लिया, ठीक है, ये ले लिए हमने, वाटर ले लिया, ठीक है। अगर आप इसमें उजाला डालते हैं ना, उजाला, सब लोग उजाला
कितना, 4 बूंदों वाला उजाला। तो जब भी उजाला का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, और जब आप इसमें उजाला की 4 बूंदें डालेंगे, है ना, जब 4 बूंदें इसमें डालेंगे तो क्या हो गई, ठीक है, तो उजाला का कंसंट्रेशन हाई है, और हाई कंसंट्रेशन के कारण क्या होता है, ये पूरा पानी में जाके मिल जाता है ना। तो ये हाई कंसंट्रेशन का मूवमेंट किधर की ओर हुआ, ठीक है, लो कंसंट्रेशन की ओर। और इसी ही प्रक्रिया को हम लोग डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं कि सॉल्यूट, ये जो सॉल्यूट है, उजाला का जो ड्रॉप है वो क्या है, सॉल्यूट है, और हाई से लो की ओर जाता है, तो इसे ही हम लोग डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप सभी को क्लियर हो ही गया होगा। दूसरा हम देखते हैं ऑस्मोसिस, कि सर ऑस्मोसिस क्या चीज़ है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, इसमें देखना मैं ऑस्मोसिस बता रहा हूँ, सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, है ना। और क्योंकि जब हाइपरटोनिक आप सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आएगा कि सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है वो लो कंसंट्रेशन से हाई की ओर होगा, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा, है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के प्रेजेंस में क्या होगा, सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर होगा। जैसे कि आप इसमें एग्जांपल बचपन में ही सुने होंगे कि किशमिश वाला, है ना, ठीक है, कि हम एक बीकर में क्या ले लिए, किशमिश ले लिए, ठीक है, किशमिश ले लिए, और इसमें हमने क्या कर दिया, पानी भर दिया, ठीक है, पानी भर दिया। तो याद रखना कि किशमिश के अंदर जो कंसंट्रेशन है शक्कर का, शुगर का, किशमिश के अंदर जो भी शुगर है उसका कंसंट्रेशन कैसा है, शुगर का कंसंट्रेशन कैसा है, या किशमिश का, है ना, किशमिश का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है सर, हाई है ना, ठीक है। और वाटर है तो वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन लो है। और ये किशमिश के बाहर जो पार्ट है वो क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो याद रखना जब किशमिश को डालते हैं पानी के अंदर तो वो फूल जाता है ना, फूल जाता है। इसका ये मतलब है कि यहाँ का जो वाटर है किशमिश के अंदर चले जा रहा है। और मैंने बताया कि लो का वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो लो है, और जो किशमिश का कंसंट्रेशन है वो हाई है। तो मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, लो से हाई की ओर हो रहा है ना। वाटर है लो कंसंट्रेशन और यह है किशमिश, तो क्या होता है कि किशमिश फूल जाता है, इसीलिए वो फूल जाता है। देखो किशमिश के अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वो अपनी ओर खींच रहा है, किसको, पानी को। पानी का कंसंट्रेशन कम है, किशमिश का ज़्यादा है, लेकिन किशमिश अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, किशमिश का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मदद से, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ऑस्मोसिस भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होगा आपका आगे का जो हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। आईवी फ्लूइड्स के जो टाइप पढ़ेंगे उसमें वो काम आएगा। कंसंट्रेशन, अरे कंसंट्रेशन किसको कहेंगे, ठीक है। तो हम नंबर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, है ना, इन सॉल्यूशन, ये क्या है, कंसंट्रेशन किसको कहेंगे, बहुत ही सिंपल है ना, ठीक है। पानी लिए, है ना, उसमें आप लोग 1 चम्मच क्या डाले, शुगर डाले, है ना, ठीक है। दूसरा लिए, है ना, ठीक है, इसमें 10 चम्मच शुगर डाले, तो किसका कंसंट्रेशन हाई होगा, तो सबको पता है कि इसका कंसंट्रेशन हाई होगा, क्योंकि इसमें 10 चम्मच हमने शुगर लिया है, ठीक है। और शुगर क्या है, शुगर जो है सॉल्यूट है, क्या है, शुगर जो है क्या है, सॉल्यूट है। तो वही तो बोल रहे हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, किस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो नंबर है वो ज़्यादा है, ये पूछ रहा है, तो दूसरे नंबर का है, और इसी को हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं। तो पहले का कंसंट्रेशन कम है, दूसरे का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो उम्मीद है कि ये भी चीज़ आप लोग को अच्छे से समझ आ ही गया होगा, ठीक है। अगर केवल आप YouTube देखने के लिए अगर YouTube देख रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि वाकई पढ़ाई शुरू करना चाहिए, वाकई नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करनी चाहिए, तो एक किताब, एक कॉपी निकाल लो, पेन निकालो और इन सब चीज़ को नोट करते जाओ। अदरवाइज आप दूसरा वीडियो कुछ सॉन्ग या मूवी वाला भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो, या आप इसको ऑफलाइन रिकॉर्ड भी कर सकते हैं ना, ठीक है। तो 3 चीजें मैंने बता दी, डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, कंसंट्रेशन हो गया। चौथा हम देखेंगे ऑस्मोलालिटी और ऑस्मोलारिटी। तो इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं क्योंकि ये नीचे हो जा रहा है ना, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूं ऊपर की ओर। चौथा हम लोग देख लेते हैं ऑस्मोलालिटी, क्या, ऑस्मोलालिटी, ऑस्मोलालिटी। और पांचवा हम लोग क्या देखेंगे, ऑस्मोलारिटी, है ना, लारिटी। ये एग्जाम पे कई बार आया हुआ है और आपके जो प्रमुख बुक है जैसे कि टारगेट है, तो इसमें ये दोनों सवाल बना भी हुआ है, एमसीक्यूज के रूप में ये क्वेश्चन वहां पे दिया हुआ है। तो इस चीज को याद रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी H2O, या H2O को हम लोग सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑस्मोलालिटी, अंतर समझ आना चाहिए। यहाँ पे देखो ऑस्मोलालिटी बोल रहा है, यहाँ पे लाली बोल रहा है, क्या, लाली बोल रहा है ना, और यहाँ पे लारी बोल रहा है, क्या, लारी, है ना।
तो ऑस्मोलालिटी बोल रहा है फर्स्ट में, दूसरा में लारिटी बोल रहा है। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी H2O या सॉल्यूशन में बोल रहा है, पर केजी बोल रहा है, ध्यान देना पर केजी बोल रहा है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं ऑस्मोलारिटी, तो सेम इसमें भी है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर H2O। सर सेम दिख रहा है, या हम इसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, है ना, ठीक है। तो देखो दो अंतर है, यहाँ पे लीटर बोल रहा है और यहाँ पे केजी बोल रहा है, ठीक है। तो याद रखना जहां लाली आया वहां केजी आया, जहां लाली आया वहां केजी आया। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लाली नाम की एक लड़की है और उसको शक्कर बहुत पसंद है, और शक्कर हमेशा किलो में लेते हैं, लीटर में नहीं लेते हैं, है ना। तो याद रख सकते हैं लाली नाम की लड़की को किलो शक्कर पसंद है, तो ऐसा याद कर सकते हैं। और दूसरा है लारी, और लारी का मतलब होता है यहाँ पे लीटर से। तो आपको प्रमुख अंतर जो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि केजी या लीटर, खाली ये पूछा जाएगा आपको, तो बताना लाली मतलब केजी पर H2O, ठीक है, और लारी का मतलब होता है पर लीटर में इसका जो है मेजरमेंट होगा, बस यही अंतर है, ठीक है। सॉल्यूट इसमें केजी और इसमें लीटर, तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी को याद रखना क्योंकि इससे रिलेटेड MCQ आपका बना हुआ है, आपके बुक में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थे जिनको जानना जरूरी है ना। आईवी थेरेपी को पढ़ने के पहले इन जो टॉपिक्स है उनको जानना आपको जरूरी था। और हम आगे देखते हैं, सीधे मुद्दे के ऊपर आते हैं कि टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, कि टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड, है ना, लिख लो टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड, है ना, कि आईवी फ्लूइड्स क्या क्या टाइप के होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछता है एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछता है, आईवी थेरेपी का एक बड़ा पार्ट इससे आता है, तो इसलिए आपको याद रखने के लिए ये जरूरी है। और साथ ही साथ आप इसको नोट जरूर करते जाए, अगर वाकई में आपको पढ़ना है तो आप नोट करते जाए। और मैं जैसे ही डे बाय डे क्या करूंगा, नए वीडियो आप लोग के लिए डालूंगा और कोशिश करूंगा कि फंडामेंटल का सारा सिलेबस मैं आपको यहाँ पे ला दूं, ताकि ऐसे स्टूडेंट जो कि कोचिंग नहीं भी कर पाए हैं, कर रहे हैं तो भी उनके लिए फायदेमंद है, लेकिन जो नहीं कर पाए हैं किसी कारण के लिए, तो यूट्यूब पे पूरा जो वीडियो है वो मैं फ्री देने की कोशिश करूंगा, आप केवल इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड में है, 3 टाइप के फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स के, एक तो होता है आइसोटोनिक, है ना, दूसरा होता है हाइपोटोनिक, दूसरा क्या होता है, हाइपोटोनिक होता है ना, और जो तीसरा होता है उसे हम लोग कहते हैं हाइपरटोनिक्स, है ना, हाइपरटोनिक्स। सर ये क्या चीज है, तो याद रखना आइसो का मतलब होता है सेम, है ना, आइसो का मतलब होता है सेम या बराबर, है ना, सेम या बराबर। आगे ये क्या सेम बराबर है तो उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो हाइपोटोनिक दूसरा देखते हैं, हाइपो का मतलब होता है लो, और इसको हम बोल सकते हैं कम, है ना, एक ही मतलब है। हाइपर का मतलब होता है हाई या ज्यादा। तो ये नाम में ही छुपा हुआ है, कि नाम में ही छुपा हुआ है कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं। तो आईवी जो फ्लूइड्स हैं 3 टाइप के, आइसो, हाइपो और हाइपरटोनिक्स। मेन जो चीज है वो रिलेटेड है ऑस्मोलालिटी के ऊपर, किसके ऊपर, ऑस्मोलालिटी के ऊपर। इसको पढ़ने के पहले एक चीज, बेसिक चीज को समझ जाओ कि हमारे जो ब्लड, या हम बोल सकते हैं कि प्लाज्मा की जो ऑस्मोलालिटी होती है, किसकी, प्लाज्मा की, है ना। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में लिख लो, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में प्लाज्मा की ऑस्मोलालिटी, है ना, प्लाज्मा की क्या, ऑस्मोलालिटी जो होती है वो कितनी होती है, यही चीज को हमको याद यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 250 से लेके 315 मोल पर लीटर, है ना, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारा लारिटी होता है, ठीक है, लारिटी होता है, ठीक है, ऑस्मोलारिटी होता है, कितना, 250 से लेके 315। तो आपको इसी को याद रखना पड़ेगा कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का कितना बोला, 250 से लेके 315, इसी को आपको याद रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैं आगे की जो बात है वो बताऊंगा, ठीक है। तो नॉर्मल कितना मैंने बताया, 250 से लेके 315, ठीक है। तो जो आइसोटोनिक होगा उसका ऑस्मोलारिटी जो कितना होगा, 250 से लेके 315 होगा, है ना, 250 से लेके 315 के अंदर होगा, ठीक है। लो कौन होगा, 250 से कम होगा वो लो होगा। हाई कौन होगा, जो 315 से ज्यादा होगा वो हाई होगा। इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है, इसको और कंफ्यूज मत होना, है ना, ठीक है। नॉर्मल बॉडी का मैंने बताया कितना है, नॉर्मल प्लाज्मा का 250 से 315, ठीक है, इसको सेम रहेगा, ठीक है। मतलब ऐसे आईवी फ्लूइड जिसकी ऑस्मोलारिटी 250 से 315 के बीच में है उसे हम लोग आइसोटोनिक कहते हैं। अगर 250 से कम हो गया तो हम कह सकते हैं कि वो हाइपोटोनिक है, और 315 से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि वो हाइपरटोनिक्स है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके देखते हैं, और आसान शब्दों में मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लाज्मा का ताकि आपको आसान हो जाए, है ना, 250 से लेके 315
15, है ना। इसको आप याद रखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आ ही गया होगा। अब चलते हैं एक एक करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आइसोटोनिक। सबसे पहले हम देखते हैं आइसोटोनिक, है ना, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसको हम कह सकते हैं कि सेम कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, ऑस्मोलारिटी बोल सकते हैं, ऑस्मोलारिटी, कंसंट्रेशन एस बॉडी फ्लूइड, एस बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड के बराबर होता है ना, ठीक है। और जो बराबर होता है, सेम होता है, उसे ही तो हम लोग आइसोटोनिक कहते हैं। तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। हैव द सेम कंसंट्रेशन एज बॉडी फ्लूइड, या हम बोल सकते हैं हैव द सेम ऑस्मोलारिटी एज बॉडी फ्लूइड। कहने का तात्पर्य एक ही है कि हमारे प्लाज्मा का जो ऑस्मोलारिटी है और जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिनका एग्जांपल, जैसे कि मैं एग्जांपल बता देता हूं, है ना, जैसे कि है RL है, जैसे कि है NS है, जैसे कि D5W डेक्स्ट्रो 5% इन वाटर है। तो ये तीनों क्या है, आइसोटोनिक है ना। RL को आप लोग जानते हैं जिसको रिंगर लैक्टेड या लैक्टेडेड रिंगर के नाम से जानते हैं। NS को हम लोग नॉर्मल सलाइन के बारे में जानते हैं, और D5W को डेक्स्ट्रोस 5% इन वाटर के नाम से जानते हैं। इसको 1 by 1 करके हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। यही पूछता है कि RL कौन से टाइप का सॉल्यूशन है, तो बता रहा हूँ आइसोटोनिक है। वैसे ही NS पूछ सकता है और वैसे ही बाकी भी पूछ सकता है। तो देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया RL, है ना, मतलब RL का जो कंसंट्रेशन होगा वो प्लाज्मा के कंसंट्रेशन के आसपास या उसके बीच में होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या के बारे में, RL के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मिटाता हूँ और हम पढ़ रहे हैं आइसोटोनिक के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आइसोटोनिक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं RL, है ना, RL जिसको हम लोग रिंगर लैक्टेट के नाम से भी जानते हैं, रिंगर्स लैक्टेट, है ना, लैक्टेट के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। और इसकी जो ऑस्मोलारिटी होती है, इंपॉर्टेंट है वो, है ना, तो वो होता है 272.5 मोल पर लीटर, है ना, ठीक है, मोल पर लीटर होता है क्या इसकी ऑस्मोलारिटी। तो देखो क्या 250 से लेके 315 के बीच में है क्या, हाँ 272 है, तो इनके बीच में है, और बीच में है इसीलिए ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। कौन सा, लैक्टेटेड रिंगर या रिंगर लैक्टेट, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की एग्जामिनर में कई बार एग्जाम में ये पूछता है कि RL का कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है, कंपोजिशन, है ना, कंपोजिशन RL में क्या क्या पाया जाता है ना, ये पूछा जाता है कि और RL जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो हम देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो पहला है सोडियम क्लोराइड, है ना, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है ना। दूसरा हम देखते हैं पोटेशियम क्लोराइड पाया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड। तीसरा पाया जाता है कैल्शियम क्लोराइड, क्या, कैल्शियम क्लोराइड पाया जाता है। और हम चौथा जो बोल सकते हैं वो होता है सोडियम लैक्टेट। आपका क्या होता है, सोडियम लैक्टेट, सोडियम लैक्टेट जो है वो पाया जाता है। ज्यादा नीचे हो जा रहा है ना, ठीक है, अच्छा ये कट जा रहा है, तो हम लोग एक बार ऊपर लिखता हूं मैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड, क्या बोला, सोडियम क्लोराइड। दूसरा बोला पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये आपको याद रखना क्योंकि कई बार एग्जाम पे पूछा गया है ना। कैल्शियम क्लोराइड, और आखिरी मैंने बताया सोडियम लैक्टेट, है ना, सोडियम लैक्टेट, ठीक है, सोडियम लैक्टेट। तो ये 4 चीजें RL में पाई जाती है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट। एग्जामिनर ये पूछता है इन सब की ऑस्मोलारिटी क्या क्या होती है ना, इसकी ऑस्मोलारिटी क्या क्या होती है, तो यही एग्जामिनर पूछता है। तो याद रखना सोडियम की जो ऑस्मोलारिटी होती है वो होती है 130, है ना, 130 होती है, क्या, सोडियम की जो होती है 130 होती है। और यहाँ पे आपको क्लोराइड दिख रहा होगा, है ना, क्लोराइड, तो ये क्लोराइड की ऑस्मोलारिटी होती है वो होती है 109, 109 होती है। पोटेशियम की अगर मैं बात करूं तो 4 होती है, कितनी होती है, 4 होती है। और यही जो ऑस्मोलारिटी है आपके BHU 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि पोटेशियम की ऑस्मोलारिटी कितनी है, तो 4 होती है ना। BHU 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ना, कि पोटेशियम की ऑस्मोलारिटी कितनी होती है, तो आप बता सकते हैं 4। पिछले टाइम ये पोटेशियम की आ गई थी, हो सकता है इस बार सोडियम का पूछ ले। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि RL में जो पोटेशियम पाया जाता है उसके बाद अगर RL में अगर सोडियम है तो सोडियम का जो ऑस्मोलारिटी कितना है, तो आपको बताना है कि 130 है। अगर RL में क्लोराइड की ऑस्मोलारिटी पूछते हैं तो बताना कि 109 है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैल्शियम की जो ऑस्मोलारिटी है वो कितनी होती है, तो 1.5, कितनी होती है, 1.5। तो आपको अगर कैल्शियम का पूछता है तो बताना है कि 1.5 होता है। और हम आखिरी में अगर चलते हैं कि लैक्टेट की कितनी होती है, किसकी, लैक्टेट की कितनी होती है, तो लैक्टेट की जो होती है वो 28 होती है,
तो आपको ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। आरएल का तो अगर ओवरऑल पूछा जाए ऑस्मोलारिटी तो 272.5 मोल पर लीटर बताना। अगर आरएल में जो कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन को इसलिए भी याद रखना जरूरी है क्योंकि एग्जामिनर पूछ देता है कि आरएल में ये सब कुछ पाया जाता है एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट मतलब एक को छोड़ के, तो इसमें से ये 3 नाम तो दे देगा, चौथा नाम किसी और को दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए, जब चारों का नाम पता होगा तभी तो पांचवा जो चौथा गलत दे देगा उसको तो आप निकाल पाओगे, लेकिन आपको अगर चारों का नाम ही नहीं पता रहेगा तो आप इसको निकाल कैसे पाएंगे। तो इसलिए इसको याद रखना जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये पूछता है कि ग्राम में बताओ, अरे ग्राम पर 100 ml में बताओ, ठीक है, ग्राम पर 100 ml में इसका जो अमाउंट कितना है वो बताओ, ये भी पूछता है। अभी तक तो ऑस्मोलारिटी पूछा है, ग्राम में भी पूछ सकता है कि सोडियम क्लोराइड कितना पाया जाता है ग्राम पर 100 ml में। तो हम बोल सकते हैं 0.60 जो ग्राम पर 100 ml में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। अगर पोटेशियम क्लोराइड की बात करेगा तो 0.04 ग्राम पर 100 ml पाया जाता है, ठीक है। अगर हम कैल्शियम की यहाँ पे बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि 0.27 जो है ग्राम इन पर 100 ml में ये पाया जाता है। अगर मैं सोडियम लैक्टेट की अगर मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं 0.30 है ना, 0.32 जो ग्राम पर 100 ml में पाया जाता है। तो ग्राम में पूछा जाए तो आप ये बताना, ठीक है, और आपको ऑस्मोलारिटी पूछा जाता है तो ये बताना। तो इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करी है। उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज समझ आ गया होगा और याद भी आपको रखनी पड़ेगी। अगर सिलेक्शन लेना है तो याद रखनी पड़ेगी। आरएल के बारे में और इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बताऊं तो हम कह सकते हैं कि आरएल को और किस नाम से जानते हैं, ये पूछता है ना, आरएल को और किस नाम से जानते हैं। तो आरएल को हम लोग आल्सो नोन एज हार्टमान सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्टमान से सॉल्यूशन के भी नाम से जानते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, तो इसको याद रखना है, ठीक है। आरएल को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्टमान से सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, और इसे ही हम लोग लाइफ सेविंग सॉल्यूशन भी बोलते हैं ना, लाइफ सेविंग सॉल्यूशंस के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। तो देखो नाम कई हो सकते हैं और पूछता है एग्जामिनर, और इसे ही हम लोग इमरजेंसी सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? इमरजेंसी सॉल्यूशन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो देखो तीनों नाम है, ये रिंगर लैक्टेट को लैक्टेटेड रिंगर भी बोलते हैं, हार्टमान सॉल्यूशन भी बोलते हैं, लाइफ सेविंग सॉल्यूशन भी बोलते हैं, और हम इमरजेंसी सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीनों बातों को ही आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हम यूजेस देखते हैं कि आरएल का पूछता है कि यूज क्या चीज है भाई, है ना, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि किन किन चीजों में हम आरएल का सॉल्यूशन उपयोग में लाते हैं। तो पहला तो है सबसे प्रायोरिटी यूज्ड इन, है ना, प्रायोरिटी यूज्ड इन बर्न पेशेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। ऐसे मरीज जो कि जले हुए हैं, बर्न के मरीज हैं, तो ऐसे में हम उसको आरएल सॉल्यूशन ही देखते हैं, क्योंकि बर्न का जो पेशेंट होता है उसमें पोटेशियम का लॉस हो जाता है ना, पोटेशियम का अमाउंट कम हो जाता है। और क्योंकि आरएल में पोटेशियम क्लोराइड पाया जाता है, मैंने क्या बताया कि सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड पाया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड पाया जाता है, और सोडियम लैक्टेट पाया जाता है। तो दूसरा मैंने कहा कि पोटेशियम क्लोराइड, तो ये जो पोटेशियम आरएल में मौजूद होता है वो जब बॉडी में इसका लॉस हो जाता है बर्न के मरीज में, तो वो उसका रिप्लेसमेंट कर देता है। तो प्रायोरिटी यूज्ड इन बर्न पेशेंट, तो इस चीज को हमको याद रखना है, ठीक है। सीवियर ब्लड लॉस, है ना, सीवियर ब्लड लॉस, सीवियर ब्लड लॉस के कंडीशन पे भी क्या होता है कि आरएल उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। डायरिया की कंडीशन में, है ना, ये तो एग्जामिनर पूछता है ना कि डायरिया का जो कंडीशन है तो उसमें भी क्या है, आरएल उपयोग में हम लाते हैं, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि आफ्टर सर्जरी, है ना, आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद भी फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए क्या यूज करते हैं, आरएल का जो उपयोग है वो किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, और ही साथ मैं अगर बताऊं कि जो कॉन्टेक्ट लेंस है उसको प्रिजर्व करने के लिए, है ना, क्या कॉन्टेक्ट लेंस है जो आई में कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं, है ना, उसके प्रिजर्वेशन के लिए भी आरएल उपयोग में लाते हैं। हमेशा याद रखना, आरएल उपयोग में लाते हैं हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी, और अगर नॉर्मल साइन है तो हमेशा ये सेकंड प्रायोरिटी होगा, ठीक है। तो जो कॉन्टेक्ट लेंस के प्रिजर्वेशन के लिए भी आरएल को हमेशा उपयोग में लाते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, नॉर्मल साइन हमेशा सेकंड प्रायोरिटी। अगर आरएल आंसर में नहीं है तब एनएस इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसको उपयोग करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आई इरिगेशन के लिए, किसके? आई इरिगेशन इन केमिकल इंजुरी। अगर आंख में कोई केमिकल पड़ गया है तो हम लोग केमिकल इंजुरी के कंडीशन पे आरएल उपयोग में लाते हैं। लैक्टेटेड रिंगर या रिंगर लैक्टेट से ही आंख को धोते हैं। आंख को धोना, इरिगेशन मतलब होता है साफ सफाई, क्लीनिंग या वॉशिंग, हम कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आई इरिगेशन
कब? जब केमिकल इंजुरी हुआ है, आंख में कुछ केमिकल इंजुरी हुआ है, तब हम आई इरिगेशन आरएल से करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज इसी में, अगर आई इरिगेशन की बात चली गई है तो मैं आपको बताता हूं इंपॉर्टेंट चीज कि आई इरिगेशन से रिलेटेड। तो एग्जामिनर ऐसा पूछता है कि ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिसको हम डॉक्टर के विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के साथ उपयोग में ला सकते हैं इरिगेशन के लिए, तो वो है टैप वाटर, है ना, टैप वाटर। नॉर्मल जो पानी होता है ना, नल का या बोर का जो पानी होता है, टैप वाटर कब हम यूज कर सकते हैं? विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, है ना। दूसरा, अगर मैंने बात करी नॉर्मल सलाइन, क्या नॉर्मल सलाइन, तो ये कॉमनेस्ट यूज्ड है ना, कॉमनेस्ट यूज्ड होता है, ठीक है। किसके लिए? आई इरिगेशन के लिए कॉमनेस्ट यूज कौन होता है? नॉर्मल सलाइन होता है। और हम कह सकते हैं कि आरएल का मैंने बताया, तो मैंने बोला है आरएल का केमिकल इंजुरी के लिए, किसका? केमिकल इंजुरी में, अभी बताया हूं, है ना, ठीक है, केमिकल इंजुरी के लिए उपयोग में लाते हैं। तो ये 3 चीजें मैंने इंपॉर्टेंट बताई है इरिगेशन के बारे में, जो कि आपको याद रखनी चाहिए, है ना। टैप वाटर विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के उपयोग कर सकते हैं। एनएस जो कॉमनेस्ट अगर पूछा जाए तो नॉर्मल सलाइन, अगर आरएल से पूछा जाता है या केमिकल इंजरी तो आपको आरएल बताना है। और 1 to 2% बोरिक एसिड, है ना, बोरिक एसिड, तो ये मोस्ट कॉमन एंटीसेप्टिक है ना, मोस्ट कॉमन एंटीसेप्टिक, है ना, एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो ये 4 चीज है जो कि आई इरिगेशन से भी रिलेटेड है, क्योंकि ये इसको बताते हुए आ गया, आरएल के टाइम पे ही आ गया, तो आपको मैं बता दिया साथ में। तो ये था आरएल का उपयोग, है ना, कि आरएल का उपयोग हम लोग इन जगहों पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आरएल का इंडिकेशन मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। उम्मीद है आप सभी को आरएल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आरएल के हर पहलुओं को, चाहे उपयोग हो, चाहे ऑस्मोलारिटी हो, चाहे वेट हो उसका ग्राम में, है ना, या कुछ अलग नाम हो, तो मैं ये सब चीज़ों को यहाँ पे कंप्लीट करा दिया हूँ। अगर हम चलते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की ओर कि आरएल किन किन कंडीशन पे नहीं देना है, तो हम कह सकते हैं रीनल फेलियर के कंडीशन में, रीनल फेलियर चाहे वो एक्यूट किडनी डिजीज हो या हम बोल सकते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज हो, तो इन कंडीशन पे हमको आरएल को देने से बचना चाहिए। अगर किसी मरीज को हाइपरकैलेमिया है, क्या है? हाइपरकैलेमिया, है ना, हाइपरकैलेमिया है। हाइपरकैलेमिया मतलब पोटेशियम का अमाउंट जो है क्या है, वो बढ़ गया है, क्योंकि आरएल में मैंने बताया कि पोटेशियम क्लोराइड होता है, कंपोजिशन में ऑलरेडी देख लिए है ना, ठीक है। तो हाइपरकैलेमिया की कंडीशन में हमको क्या करना है? आरएल देने से बचना है। या हम कह सकते हैं कुछ जो मेटाबॉलिक डिजीज है ना, मेटाबॉलिक डिजीज अगर है तो भी हमको आरएल को देने से बचना चाहिए। और हम कह सकते हैं कि लीवर अगर डिजीज है ना, कुछ लीवर डिजीज है, तो इन कंडीशन पे हमको आरएल को देने से बचना चाहिए, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो उम्मीद है आप सभी को आरएल जो है वो समझ आ गया होगा। आरएल आइसोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ रहे थे और आरएल के बारे में सारे तथ्यों को यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं एनएस की ओर। दूसरा जो हम देख लेते हैं एनएस है ना, एनएस मतलब इसे ही हम लोग नॉर्मल सलाइन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल सलाइन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। यहाँ में बॉडी का नॉर्मल जो है ऑस्मोलारिटी, उसको मैंने यहाँ पे बताया था प्लाज्मा का, है ना, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और साइड में देख के हम लोग इसको लिखते रहें, ठीक है। तो इसकी जो ऑस्मोलारिटी होती है वो होती है 308, है ना, 308 मोल पर लीटर, है ना, मोल पर लीटर होती है किसकी? तो देखो ये 250 से लेकर 315 के बीच में है, 308 है तो इनके बीच में है, तो इनके बीच में है, इसीलिए तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसे ही हम लोग क्या जानते हैं? आल्सो नोन एज, आरएल को आल्सो नोन एज फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। क्या के नाम से जानते हैं? फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। किसको? आरएनएस को, ठीक है। नॉर्मल सलाइन को फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद जरूर रखना है। इसे ही हम लोग 0.9% नॉर्मल सलाइन भी बोलते हैं, 0.9% नॉर्मल सलाइन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 9 ग्राम प्रेजेंट इन 1000 ml या 1 लीटर, एक ही मतलब है ना, 1 लीटर सॉल्यूशन, है ना, 1 लीटर सॉल्यूशन। ये कहने का मतलब क्या है? 0.9% एनएस, ये 100 ml में बात कर रहे हैं। कितने? 100 ml की। वैसे तो जो नॉर्मल सलाइन की जो बॉटल आती है वो यूजुअली जो बड़ी वाली होती है 500 ml की आती है, तो उसके 100 ml में कंपोजिशन लिखा होता है, ठीक है। कंपोजिशन इन 100 ml, 100 ml में कितना परसेंट एनएस होता है? तो 0.9% एनएस होता है। लेकिन अगर एग्जामिनर ये पूछता है, क्योंकि कई बार पूछा भी है कि 1 लीटर में कितना
परसेंट या कितना ग्राम होगा, ठीक है, कितना ग्राम होगा, कितने में, 1 लीटर में अगर पूछता है कि 1 लीटर में कितना होगा, तो 100 में तो 0.9 है ना, 100 में तो 0.9 है ना, ठीक है। तो 1000 में कितना होगा, तो हम 1000 10 गुना है ना, इसका 10 गुना है, तो 10 से हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9 ग्राम, ठीक है। तो 9 ग्राम प्रेजेंट इन 100 लीटर ऑफ वाटर हम कह सकते हैं या सॉल्यूशन में कह सकते हैं, ठीक है। तो 1 लीटर में पूछा जाए तो 9 और 100 ml में पूछा जाए तो 0.9% NS, तो इस चीज को हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, अब देखते हैं कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, नॉर्मल सलाइन के जो यूजेस हैं वो कहाँ कहाँ पे होता है। अच्छा, नॉर्मल सलाइन में क्या क्या पाया जाता है, तो भाई सोडियम पाया जाता है, नॉर्मल सलाइन का कंपोजिशन है ना, कंपोजिशन यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कंपोजिशन सोडियम पाया जाता है, ठीक है, इसकी ऑस्मोलरिटी 154 होती है, और क्लोराइड पाया जाता है ना, क्लोराइड, तो इसकी भी यहाँ पे 154 होती है, अगर दोनों का आप प्लस करते हैं तो आपको 308 मिल जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल सलाइन में क्या होता है, सोडियम होता है और क्लोराइड होता है, इन दोनों को मिला के ही सोडियम क्लोराइड हम कहते हैं, ठीक है। इसके इंडिकेशन या यूजेस देख लेते हैं, NS कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है, तो ये हम बोल सकते हैं कि प्रायोरिटी यूज्ड इन शॉक पेशेंट है ना, ठीक है, शॉक पेशेंट, मैं कम लिखवा रहा हूँ यहाँ पे है ना, शॉक पेशेंट में प्रायोरिटी यूज्ड इन शॉक पेशेंट, जो मरीज शॉक वाले मरीज होते हैं उनमें क्या हमको NS दिया जाता है, ठीक है। सेफेस्ट सॉल्यूशन या सेफेस्ट IV फ्लूइड फॉर डायबिटिक मेलाइटिस पेशेंट, जो डायबिटिक मेलाइटिक वाले पेशेंट होते हैं उसके लिए ये सेफेस्ट फ्लूइड है, क्यों, क्योंकि डायबिटिक मेलाइटिस में क्या होता है कि शुगर का वॉल्यूम बड़ा होता है, और NS में देखें आप कहीं पे शुगर नहीं है, नमक है, ठीक है। तो डायबिटिक वाले को नमक नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसीलिए ये सेफेस्ट कहा गया है डायबिटिक मेलाइटिस या शुगर वाले मरीज के लिए, या हम कह सकते हैं मधुमेह वाले मरीज के लिए क्या है, सेफेस्ट फ्लूइड। अगर पूछता है कि सेफेस्ट IV फ्लूइड कौन सा है डायबिटिक वाले पेशेंट के लिए, तो आंख मूंद के आप नॉर्मल सलाइन डाल सकते हैं। या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाला जो मरीज होता है, जिसकी जो शुगर की वैल्यू 300 से ऊपर चले जाती है और साथ ही साथ कीटोन बॉडी का भी फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे मरीजों को भी नॉर्मल सलाइन जो है वो दिया जा सकता है, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बिफोर एंड आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब भी करते हैं तो उसके पहले और बाद में क्या करते हैं कि नॉर्मल सलाइन ही हम उसको मरीज को पुश करते हैं, ठीक है। चाहे वो IV लाइन को ओपन करने, अगर ब्लॉकेज हो गया और IV लाइन को ओपन करना है तो ऐसे कंडीशन पे भी हम क्या करते हैं कि नॉर्मल सलाइन का ही उपयोग करते हैं। ओपन द IV लाइन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ओपन द IV लाइन है ना, IV लाइन को ओपन करने के लिए भी नॉर्मल सलाइन का जो उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। और कुछ देर पहले बताया कॉमनेस्ट यूज्ड इन इरिगेशन है ना, कॉमनेस्ट यूज्ड इन इरिगेशन, चाहे वो आई हो चाहे वो ईयर हो है ना, कॉमनेस्ट यूज्ड इन इरिगेशन, यहाँ पे लिख लेना कॉमनेस्ट यूज्ड इन इरिगेशन। इरिगेशन के लिए बच्चों कॉमनेस्ट यूज होता है कौन, नॉर्मल सलाइन। आंख मूंद के राइट आंसर मार देना, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है ना कि कॉमनेस्ट यूज होने वाला कौन सा सॉल्यूशन है, तो आपको बोलना है नॉर्मल सलाइन है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, जैसे कि CCF है ना, किन कंडीशन पे नहीं देना है, तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है ना, कार्डियक फेलियर के कंडीशन पे हमको नॉर्मल सलाइन देने से बचना चाहिए। साथ ही साथ हाइपरवोलेमिया, अगर किसी मरीज को हाइपरवोलेमिया है, फ्लूइड का वॉल्यूम ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन पे ही हमको NS को नहीं देना है, क्या करना है, नहीं देना है, तो इसे ही हम लोग इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि RL के बाद NS भी समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं तीसरे और आखिरी सॉल्यूशन की ओर, फिर ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा है ना, ठीक है। आइसोटोनिक जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो तीसरा हम लोग देख लेते हैं, जिसको मैंने कहा था D5W है ना, जिसे क्या कहा था, डेक्सट्रोज 5% इन वाटर है ना, इन वाटर, तो ये भी क्या बोला था, ये भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है क्या, D5W। तो इसकी ऑस्मोलारिटी होती है 278 है ना, 278, तो देखो 250 से 315 के ही बीच में है, तो हम कह सकते हैं ये भी क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आपको एग्जाम्पल को हमेशा याद रखने की जरूरत होनी चाहिए और पड़ेगी ही, ठीक है। तो देखो D5W की यहाँ पे बात हो रही है, डेक्सट्रोज 5% इन वाटर की बात हो रही है, तो हम देखते हैं कि ये जो होता है इस फ्लूइड की खासियत ये है तो आइसोटोनिक, लेकिन जब ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो ये हाइपोटोनिक की तरह व्यवहार करता है।
ये आईवी फ्लूइड जब तक शरीर के बाहर है तब तक क्या है, आइसोटोनिक है, लेकिन ये हमारे सर्कुलेशन में जब आता है तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इट विल कन्वर्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इट विल कन्वर्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आफ्टर एंटर इन बॉडी, है ना, आफ्टर एंटर इन बॉडी, शरीर में प्रवेश करने के बाद ये हाइपोटोनिक की तरह व्यवहार करता है ना। क्यों? ड्यू टू डेक्सट्रोज, या हम बोल सकते हैं सुगर, कहने का मतलब एक ही है, डेक्सट्रोज, या हम कह सकते हैं सुगर मेटाबोलाइज इन बॉडी, है ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब डेक्सट्रोज, मैंने कहा D5W जब तक बॉटल में है तब तक आइसोटोनिक है, तो इसको हमको आइसोटोनिक ही मानना है, लेकिन जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो क्या होता है कि शुगर या डेक्सट्रोज का मेटाबोलाइजेशन हो जाता है, और मेटाबोलाइजेशन हो जाने के कारण ये हाइपोटोनिक की तरह व्यवहार करता है। तो इसे ही हम लोग क्या के नाम से जानते हैं, इसको फिजियोलॉजिकल हाइपोटोनिक्स बोलते हैं। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, तो मैंने कहा आल्सो नोन एज, या इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल इसलिए क्योंकि जब वो हमारे फंक्शन में आया, जब क्रिया में आया, है ना, फिजियोलॉजिकल हाइपोटोनिक्स। ठीक है, फिजियोलॉजिकल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हम लोग इसको बोलते हैं, किसको, D5W को। तो दोस्तों इस तरीके से हमने RL देख लिया, NS देख लिया और D5W देख लिया, और इस प्रकार हमारा जो आइसोटोनिक का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है सबको समझ आया होगा। फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि आईवी फ्लूइड्स 3 टाइप के, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक वो सॉल्यूशंस हैं जिनकी जो ऑस्मोलारिटी है 250 से लेकर 315 मोल पर लीटर के अंदर में है। ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि इस फ्लूइड का कंसंट्रेशन और हमारे बॉडी फ्लूइड का कंसंट्रेशन इक्वल होता है, बराबर होता है, इसीलिए हम इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और आइसोटोनिक में हम लोग 1 बाय 1 करके RL, NS और D5W एग्जाम्पल पे देख लिए हैं। अब हम देखते हैं आगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में। किसके बारे में? हाइपोटोनिक। पहले हमने देखा था आइसोटोनिक, अब देखते हैं हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो आइसोटोनिक होता है और बॉडी फ्लूइड का जो फ्लूइड होता है, तो दोनों का ऑस्मोलालिटी सेम होता है। किसका? बॉडी फ्लूइड का, ठीक है, बॉडी फ्लूइड का और आईवी फ्लूइड का, आईवी फ्लूइड का, दोनों का जो ऑस्मोलालिटी होता है वो क्या होता है? बराबर हुआ होता है। बोला किस में बोला था? आइसोटोनिक में बोला था। ठीक है, अब हम देख रहे हैं हाइपोटोनिक, है ना, हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक में क्या होगा? बॉडी का जो ऑस्मोलालिटी है ना, बॉडी फ्लूइड का जो ऑस्मोलालिटी है और आईवी फ्लूइड का जो ऑस्मोलालिटी है, तो लोअर कंसंट्रेशन एस बॉडी देन बॉडी फ्लूइड, है ना। बॉडी फ्लूइड की अपेक्षा इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? लो होगा। ठीक है, लो होगा। किसका? आईवी फ्लूइड्स का। ठीक है, वैसे ही जब आगे हम देखेंगे हाइपरटोनिक, क्या? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक जब देखेंगे तो जो बॉडी फ्लूइड है ना, बॉडी फ्लूइड और आईवी जो फ्लूइड है, आईवी जो फ्लूइड है, तो किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा? यहाँ पे आईवी फ्लूइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसके पहले भी मैंने इस चीज़ को अच्छे से बता दिया है कि 250 से लेकर 315 जो मोल पर लीटर है कंसंट्रेशन, है ना, वो नॉर्मल बॉडी प्लाज्मा का होता है, हम कह सकते हैं। उससे ही कंपेरिजन करते हुए ये जो डिवीजन है वो किया गया। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो हाइपोटोनिक में हम कह सकते हैं कि लोअर ऑस्मोलालिटी या कह सकते हैं कंसंट्रेशन, एक ही मतलब है ना, कंसंट्रेशन देन बॉडी फ्लूइड, मतलब बॉडी फ्लूइड की अपेक्षा इसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, बात आ रही समझ में? यहाँ पे वो लोअर, और हाइपो का मतलब पहले ही मैंने बता दिया था कि कम होता है। ठीक है, कम मतलब हाइपो, है ना। तो देखो इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से आईवी फ्लूइड्स हैं जो इसके एग्जाम्पल है। तो 0.45% NS, है ना, परसेंट NS, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाफ NS बोलते हैं, नॉर्मल स्लाइन। हाफ इसलिए क्योंकि फुल किसको बोलते हैं? 0.9 को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल स्लाइन बोलते हैं। तो उसका आधा कर देने से 0.45 आएगा। ठीक है, तो इसे ही हम लोग हाफ NS भी बोलते हैं। 0.33% NS, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1/3 NS के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बात एक ही है। नेक्स्ट है 0.225% NS,
अब इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग 1/4 NS के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीनों एग्जाम्पल है, तीनों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, अपने नोट्स में अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, है ना, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ये कैसा सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। इसका जो कंसंट्रेशन है क्या है, नॉर्मल जो बॉडी फ्लूइड का कंसंट्रेशन है उससे कम होता है, ठीक है। तो हाफ अगर चलेंगे तो इसका लगभग होगा 154, है ना, क्योंकि फुल का कितना होता है 308 होता है, फुल NS का 0.9 NS का कितना होता है, ठीक है 308 होता है। ये हाफ बोर्ड है तो 154 और ऐसे ही करके आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों एग्जांपल आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम पे पूछा गया है और आगे भी पूछे जाएंगे, है ना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में कि ये काम कैसे करता है। हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशंस है उसका हम देखते हैं नेक्स्ट मैकेनिज्म, क्या मैकेनिज्म, है ना, मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म हम बोल सकते हैं कि मैकेनिज्म में हम लोग क्या देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें फ्लूइड का जो मूवमेंट है वो होता है। तो इसको हमको देखना है कि फ्लूइड का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि सेल्स बताया था स्टार्टिंग में, जो फर्स्ट वीडियो बॉडी फ्लूइड्स का बनाया था, और मैंने बताया था कि ब्लड वेसल्स बताया था, है ना, और इसमें ही हम लोग IV फ्लूइड, है ना, IV फ्लूइड इसमें। तो इसका मैंने क्या बोला था कि इसका कंसंट्रेशन क्या है, मैंने बोला था कम है बोला था, और इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना, ठीक है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और ये क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो इंट्रासेलुलर है इसका जो क्या है कंसंट्रेशन क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है, और इसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसका कंसंट्रेशन कम रहेगा। और मैंने यही बताया था कि मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, ठीक है, लो टू हाई, कम से ज़्यादा की ओर होगा। क्या बोला था, कम से ज़्यादा की ओर होगा। तो इसमें फ्लूइड का शिफ्टिंग कहाँ से कहाँ होगा, ठीक है, तो कहाँ से कहाँ होगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड्स फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर, है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर, क्योंकि जब मैंने ऑस्मोसिस पढ़ाया था तो याद रखना कि लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जा रहा था, ठीक है, कहां से जा रहा था, लो से लेके हाई की ओर। तो अभी जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन, हाइपो मतलब कम है, इसका ज्यादा है, तो यहां फ्लूइड का शिफ्ट कहां होगा, एक्स्ट्रा से इंट्रा की ओर होगा, एक्स्ट्रा से इंट्रा की ओर होगा। तो यही तो लिखा हूं, एक्स्ट्रा से इंट्रा की ओर होगा, ठीक है। तो सेम बात मैंने यही लिखी है, और ये एग्जाम पे पूछता है कि हाइपोटोनिक में फ्लूइड का जो मूवमेंट है वो कहां से कहां होगा, ठीक है। तो आपको बताना है एक्स्ट्रा से इंट्रा की ओर होगा। ये IMP है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं यहां से, इसलिए इसको जानना जरूरी है, ठीक है। और ये क्या कर सकता है, दे कैन कॉज सेलुलर एडिमा, क्या सेलुलर एडिमा कैसे कॉज कर सकता है, मैंने बताया था यहाँ पे सेल, यहाँ पे बताया था क्या IV फ्लूइड, है ना, जो कि हम लोग कौन सा दे रहे हैं, हाइपोटोनिक दे रहे हैं। फ्लूइड का मूवमेंट कंटिन्यू इधर हो रहा है। अगर हम ज्यादा मात्रा में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दे देंगे तो क्या होगा कि इंट्रासेलुलर स्पेस क्या हो जाएगा, भर जाएगा, ठीक है। इसका कैपेसिटी से अगर ज्यादा दे दोगे तो क्या होगा, सेलुलर एडिमा होगा। क्योंकि देखो बलून भी एक टाइम तक ही तो उसमें एयर या पानी डाल सकते हैं हम लोग, उसके बाद क्या हो जाता है, वो ब्रस्ट हो जाता है ना। तो वैसा ही जो सेल है, ठीक है, सेल एक टाइम तक से ही क्या करेगा, वो कैपेसिटी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, पानी को लेने की कोशिश करेगा, फिर ये क्या करेगा, अपने साइज में बढ़ा लेगा, वृद्धि कर लेगा, और यही हम बोल रहे हैं कि सेलुलर एडिमा कॉज करेगा, ठीक है, सेलुलर एडिमा ये कॉज कर सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जाए कि हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन है वो ज्यादा मात्रा में दे देने से या ओवरडोज दे देने से क्या हो सकता है, तो क्वेश्चन यहां से बनता है कि सेलुलर एडिमा होता है, ठीक है। किसमें, हाइपोटोनिक में, हमेशा याद रखना सेलुलर एडिमा होता है। लेकिन अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की अगर बात करें, वो अगर हम ज्यादा मात्रा में दे देते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में दे देते हैं, तो सेल श्रिंक हो जाता है। तो ये दोनों डिफरेंस है, उसको याद रखना। आगे जब मैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा इसके जस्ट बाद, तो इस चीज को बताऊंगा, ये अंतर को आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पे सेलुलर एडिमा हो सकता है, ठीक है, अगर हमने ज्यादा मात्रा पे दे दिया तो, ठीक है। और ये क्या कर सकता है, फिर ये जो सेलुलर एडिमा है वो आगे क्या कर सकते हैं, रैप्चर द सेल, है ना, रैप्चर द सेल। अगर ये इस कंडीशन को हम लोग ट्रीट नहीं किए तो आगे जाके क्या होगा, वो सेल को रैप्चर कर देगा। तो उम्मीद है कि इसका मैकेनिज्म जो है वो आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं कि इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है, ठीक है, किन कंडीशन पे हमको हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशंस है उसको नहीं देना है, किन कंडीशन में हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस को नहीं देना है, तो हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो कौन कौन से ऐसे कंडीशन हैं जिसमें हम लोग नहीं देंगे, तो पहला जैसे कि मैंने बताया कि सेलुलर एडिमा, क्या सेलुलर एडिमा के कंडीशन पे नहीं देना है। अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही एडिमा है तो उसको हम हाइपोटोनिक क्यों देंगे भाई, क्योंकि
ऑलरेडी एडिमा है, फिर से देंगे तो और एडिमा हो जाएगा, है ना, सेल को ब्रस्ट कर देगा, ठीक है। दूसरा, अगर मरीज का आईसीपी बढ़ा हुआ है, मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर, है ना, क्या इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो हमको क्या करना है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन नहीं देना है, ठीक है। बात आ रही समझ में सभी को? तो क्या दे सकते हैं आगे हम जब हाइपरटोनिक देंगे, है ना, मान लिया जाए इंट्राक्रेनियल प्रेशर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है ना, ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और हाइपोटोनिक देंगे तो क्या करेगा, ये और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इससे कंडीशन और भी वर्स्ट हो सकता है। तो इन दो मुख्य कंडीशन पे हमको हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस देने से बचना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस की ओर, क्योंकि एक हो चुका है कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम आगे देखते हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो हाइपर का मतलब ही हायर है ना, हायर से है, तो हायर ऑस्मोलालिटी या हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन देन बॉडी फ्लूइड, मतलब बॉडी फ्लूइड की अपेक्षा इसका जो कंसंट्रेशन है वो कैसा रहता है, वो ज़्यादा रहता है। किसका कंसंट्रेशन, हाइपरटोनिक का ज़्यादा रहता है। जैसे कि मैंने फिर से यहाँ पे 2 सेल बना दी है ना, और यहाँ पे हम लोग वेसल्स बना दिए हैं और यहाँ से हम लोग क्या दे रहे हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, है ना, इस बार हाइपर। तो हाइपर का कंसंट्रेशन ऑलरेडी क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। किससे ज़्यादा होता है, बॉडी फ्लूइड से बोल रहा है, मतलब इसका कम रहेगा, है ना, इसका कम रहेगा। तो हमेशा मैं बताया कि फ्लूइड का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, कम से ज़्यादा की ओर। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कम से ज़्यादा की ओर मूवमेंट हो रहा है। देखो हाइपोटोनिक में सेल के अंदर पानी भर रहा था और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, सेल के अंदर से पानी निकाल रहा है। समझ आ रही है बातें? अरे बोलो समझ आ रही है? अगर बातें समझ आ रही है तो कमेंट्स में बोलो कि हाँ सर समझ आ रही है, ठीक है। और आप लोग के लिए और एक चीज़ है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो ना, तो जाके जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं, ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए हेल्पफुल हो रहा है और ज़्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट ऐसे स्टूडेंट जो कि कोचिंग नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट डाला जाए, ठीक है। तो हमारे भी मोटिवेशन को बनाए रखिए, मैं आपके मोटिवेशन को बनाए रखता हूं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ फ्लूइड का मूवमेंट कहाँ हो रहा है। तो देखो इंट्रा से एक्स्ट्रा, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और मैं पहले भी बताया कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को चुंबक की तरह समझना। किसकी तरह? चुंबक की तरह, मतलब ये अपनी ओर जो फ्लूइड्स है उसको खींच लेता है। तो देखो अगर इसका पानी बाहर निकलता जाए तो क्या होगा, इसका साइज छोटा हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। बात आ रही समझ में? तो इसीलिए बोल रहा था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है सेलुलर एडिमा कराता है और हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन होता है सेल का श्रिंकेज कराता है, सिकुड़ता है, ठीक है। तो बेसिक सा अंतर है और आप लोग को समझ आ गया है, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो इसके हम लोग मैकेनिज्म को देख लेते हैं, क्या मैकेनिज्म को देख लेते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म में इसमें शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड कहाँ से कहाँ होता है अभी बता दिया है ना, शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड, है ना, शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा, कहाँ से, इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर, यही बोला था, है ना, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है, ये मैकेनिज्म पे काम करता है और आपको इसको याद रखना है। जस्ट अपोजिट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के एक्शन से या उसके मैकेनिज्म से, ठीक है। हाइपोटोनिक में क्या हो रहा था, एक्स्ट्रा से इंट्रा में जा रहा था, और हाइपरटोनिक में क्या हो रहा है, इंट्रा से एक्स्ट्रा की ओर आ रहा है। ये खींच रहा है, चुंबक है बोला था, है ना, चुंबक है बोला था कि चुंबक की तरफ व्यवहार करता है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर में जा रहा है और इंट्रा के भी पानी को ये अपने अंदर खींच ले रहा है। तो ये इसी मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है। इससे क्या होता है, इंक्रीज वस्कुलर वॉल्यूम, है ना, वस्कुलर वॉल्यूम क्या होता है इससे कि बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ेगा भाई, जब इंट्रासेलुलर का सारा फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर में आ जाएगा तो इसका वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही ना, ठीक है। और ये क्या करता है, रिड्यूस सेलुलर एडिमा, है ना, सेलुलर एडिमा। देखो इसी चीज के लिए मैंने कहा था कि आप ध्यान से देखना, है ना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सेलुलर एडिमा करा रहा था और ये कम करा रहा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि सेलुलर एडिमा है किसी मरीज को तो कम करना है, ठीक है। तो कम करना है तो हमेशा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देंगे और कौन कौन से इसके एग्जांपल है वो अभी मैं जस्ट थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। तो ठीक है, रिड्यूस सेलुलर एडिमा हम कह सकते हैं, ठीक है। इट कैन कॉज श्रिंक द सेल, बार बार बोल रहा था, है ना, कि ये श्रिंक कराता है, सेल को क्या कराता है, श्रिंक कराता है, मतलब सिकुड़ता है ना, ठीक है। इट कैन कॉज श्रिंक ऑफ सेल, है ना, या श्रिंकेज ऑफ सेल बोल सकते हैं कि सेल को सिकुड़ता है, जो बात को मैं 4 से 5 बार अभी फिर से आप सभी को बता चुका हूं। तो यहां तक है बातें, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन से जो फ्लूइड्स हैं वो इसके अंदर में आते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो यही है कि कौन कौन से फ्लूइड हैं सर, एग्जाम्पल तो बता दो कौन कौन सा है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल यही, इसी को आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है मैनिटॉल, है ना, क्या
मैनीटॉल। मैनीटॉल कैसा सॉल्यूशन है अगर पूछा जाए तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इस चीज़ को आपको बताना है, ठीक है। D10 है, डेक्सट्रोज 10% है, D20 है, D25 है, D50 है, ये सब क्या है, ये सब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। जैसे कि 3% NS है ना, 3% NS है, 5% NS है, ठीक है, ये सभी क्या है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हैं। इसी में मैं आप लोग को एक दो एग्जांपल और बताता हूँ। RL प्लस हाफ NS है, ठीक है, RL, ठीक है, के साथ हाफ NS है ना, RL के साथ हाफ NS है, तो ये भी एक तरह का क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। डेक्सट्रोज 5% में NS है ना, डेक्सट्रोज 5% में क्या है, प्लस NS। तो ये सारे जो एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, वो सभी किसके एग्जांपल है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के जो है वो एग्जाम्पल है। और एक और आपको बता देता हूं, D5 in RL है ना, D5 in RL ये भी कौन सा एग्जाम्पल है, हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन है उसके ये एग्जाम्पल्स है। तो आप लोग को ये एग्जाम्पल्स को सभी को आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि एग्जामिनर इसी में से कोई भी सब पूछ देता है कि कौन सा मैनीटॉल में, अगर मैनीटॉल 10% आता होगा, 20% है, तो सारा जितना भी मैनीटॉल है याद रखना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ना। कि मैनीटॉल कब देखते हैं, जब है ना ICA बढ़ जाता है, सॉरी इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, तो ICP को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि ये हाइपरटोनिक क्या है करता है, सेलुलर श्रिंकेज कराता है या रिड्यूस सेलुलर एडिमा कराता है। तो इसीलिए जब भी मैंने देखो सेलुलर जब एडिमा है, ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करना है तो क्या करते हैं भाई, IV फ्लूइड देते हैं मैनीटॉल। और मैनीटॉल जब ब्लड वेसल में जाता है तो क्या करता है, जो बाकी इंट्रासेलुलर है, सेल के जो पानी है ना, उसके फ्लूइड को अपनी ओर खींच लेता है, और अपनी ओर खींच लेता है मतलब एडिमा कम हो जाता है। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है और यही चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता था। तो 3 चीज़ें है ना मैंने अभी बताई है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, विथ एग्जांपल, विथ मैकेनिज्म, विथ कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है। कैसे कंडीशन पे नहीं देना चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर मैं बात करूं तो हम बोल सकते हैं कि रीनल फेलियर जैसे कंडीशन पे इस फ्लूइड को देने से बचना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो तीनों चीज मैंने बता दी है और अप्रॉक्स इसी से क्वेश्चंस आते हैं, है ना, कि कोई एग्जांपल दे देगा कि D25 कौन से टाइप का सॉल्यूशन है, तो बताना पड़ेगा, इसको आपको याद भी करने पड़ेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया, शुरू से लेके अंत तक बता दिया कि डिफ्यूजन में क्या होगा, ऑस्मोसिस में क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या है, ऑस्मोलारिटी क्या है, ऑस्मोलारिटी क्या है, सेल लेकर मैंने सारा चीज यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। और इस प्रकार जो IV फ्लूइड्स के टाइप हैं वो समाप्ति की ओर है, और हम कह सकते हैं कि IV फ्लूइड्स के जो टाइप्स हैं वो समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रोसीजर की ओर चलेंगे कि प्रोसीजर में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं हमको, है ना, प्रोसीजर के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर है ना, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमको कलेक्ट द आर्टिकल, देखो वो बुक टाइप का थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूँ मैं, ठीक है, थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो काम पे आती है, एग्जाम पे आती है, ठीक है। तो हम लोग आर्टिकल कलेक्ट कर दिए, तो हमको क्या चाहिए होता है, IV कैनुला चाहिए होता है, कैनुला, ठीक है, IV हमको कैनुला चाहिए होता है, जिसका साइज मैं आपको बता दूं अगर दिखाई दे रहा होगा तो 14 से लेके 26 गॉस की आती है, 26 गॉस की आती है, कितनी, 14 से लेके 26, है ना। IV कैनुला हम लोग इस्तेमाल में करते हैं, ठीक है, IV सेट को उसमें फिट करने के लिए, उससे ही तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लूइड को एडमिनिस्टर करेंगे। तो अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग IV कैनुला आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम इसमें से 30 से 40 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप वीडियो को स्किप मत करना, इस सेशन को जरूर देखना कि इसमें से कम 30 क्वेश्चन आप लोग को जरूर बन जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं कि इसके साइज के ऊपर कि क्या क्या साइज के होते हैं, है ना, क्या क्या साइज के होते हैं। तो अभी मैं बताया कि 14 साइज का होता है, 16, 17 साइज का होता है, 18 गॉस का होता है, 20 गॉस का होता है, 22 गॉस का होता है, 24 गॉस का होता है और 26 गॉस का। और मैंने यहाँ पे लिख दिया 14 से लेके 26 गॉस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है साइज, और हर साइज वाले कैनुला का कलर जो है अलग अलग होता है। जैसे 14 का होता है ऑरेंज होता है, क्या होता है, 14 का जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है ऑरेंज होता है। 16 का जो होता है वो है ग्रे होता है, क्या होता है, ग्रे कलर का होता है, ठीक है। 17 कलर की जो कैनुला आती है उसका कलर जो होता है व्हाइट, सफेद रंग का होता है। कौन से रंग का होता है, सफेद कलर का वो होता है। 18 जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। आपको कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग जो है गॉस पूछ सकता है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन में आपको दे दिया ग्रीन कलर का कैनुला और पूछता है कि ये कितने नंबर का है या कितने गॉज का है, तो आपको बताना पड़ेगा कि 18 गॉज का है, तो ठीक है। तो दोनों चीजों को याद करनी पड़ेगी, एक तो कलर जो है कैनुला का वो, और गॉज कितना है उसको, ठीक है। 20 जो होता है स्टूडेंट वो होता है पिंक कलर का,
कैसा, पिंक कलर का। 22 जो होता है वो होता है ब्लू कलर का कैनुला होता है, और 24 जो होता है वो येलो कलर का होता है। कौन से कलर का, येलो कलर का। और जो 26 होता है वो पर्पल कलर का कैनुला आता है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 से लेके 16 क्वेश्चन बन गया इसमें। चाहे ऑरेंज कलर का कैनुला दे दे, गॉज पूछ ले, या 14 नंबर का कौन सा कलर का होता है तो कलर दे दे। तो इसमें से जो 14 क्वेश्चन है यहाँ पे 16 क्वेश्चन लगभग है, तो उससे ये तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है आप लोग को। आगे हम देखते हैं कि इसका फ्लो रेट कितना होता है। फ्लो रेट है ना, डिफरेंट का कैनुला का फ्लो रेट जो है अलग अलग होता है, कि कहीं कम क्वांटिटी में देना है, किसी को ज़्यादा क्वांटिटी में देना है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका फ्लो रेट होता है। ठीक है, और जितना कम गॉज, जैसे कि 14, तो उतना इसका जो डायामीटर होता है वो बड़ा होता है। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, जितना कम गॉज होता है उतना ही इसका डायामीटर होता है। डायामीटर किसको बोलते हैं, ठीक है, इसको हम डायामीटर बोलते हैं। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है इसको हम लोग डायामीटर के नाम से जानते हैं। तो इस चीज़ को हमको याद रखना है। जैसे कि आप पाइप देखें ना, कोई पाइप इतना रहता है, कोई पाइप इतना रहता है, कोई पाइप इतना रहता है, तो ये इसका डायामीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, डायामीटर कहलाता है। ठीक है, तो जितना गॉस का नंबर कम उतना उसका डायामीटर ज़्यादा, अपोजिट होता है। ऐसा नहीं कि 26 नंबर का है तो सबसे बड़ा है, नहीं, 26 नंबर का है तो सबसे कम डायामीटर वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो देखते हैं कि फ्लो रेट इसका कितना होता है। ऑरेंज कलर का तो इसका होता है 240 ml पर मिनट, है ना, पर मिनट होता है। ग्रे कलर का जो होता है वो कितना होता है, तो हम कह सकते हैं कि 180 ml पर मिनट का होता है। कितना, 180 ml पर मिनट का होता है। व्हाइट का कितना होता है, तो 135 ml पर मिनट होता है। 135 ml पर मिनट होता है। ग्रीन का हम कह सकते हैं कि 90 ml पर मिनट होता है। 90 ml पर मिनट होता है। उसी प्रकार हम लोग पिंक की बात करते हैं कि पिंक का कितना होता है, तो उसका होता है 60 ml पर मिनट, इसका फ्लो रेट है। ठीक है, उसी प्रकार हम ब्लू की ओर बढ़ते हैं और हम कह सकते हैं कि 36 ml पर मिनट होता है। किसका होता है, वो ब्लू कलर का होता है, जिसका गॉस कितना है, 22 है ना। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि येलो कलर के जो कैनुलास होते हैं, ठीक है, तो उसका जो फ्लो रेट होता है वो 20 ml पर मिनट होता है। कितना, 20 ml पर मिनट। और उसी प्रकार आखिरी में पर्पल जो होता है, मैंने कहा कि सबसे कम डायामीटर होता है, और यहाँ पे 14 का जो है ना, ठीक है, ऑरेंज कलर का, उसका डायामीटर सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो बड़ा होता है तो ज़्यादा वो फ्लूइड को फ्लो करेगा, और जितना कम होगा उतना ही ये, जितना यहाँ पे कम इसका डायमीटर होगा 26 गॉज का पर्पल कलर का, तो उसका फ्लो रेट सबसे कम होगा 13 ml पर मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 24 क्वेश्चंस बन गए हैं ना, 8 16 24 क्वेश्चन यहाँ पे रेडी हो गए। पूछ कुछ भी सकता है, चाहे इसका गॉज दे दे और पूछ सकता है फ्लो रेट कितना है, इसका कलर दे दे और पूछे जाए फ्लो रेट कितना है, इसका कलर दे सकता है, नंबर पूछ सकता है, इसका नंबर दे सकता है, फ्लो रेट पूछ सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। घुमा फिरा के एग्जामिनर किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। हमको हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे तैयार रहने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं। मेनली जो एग्जामिनर पूछता है ज़्यादातर यूज के बारे में क्वेश्चन होते हैं, तो यूज मैं बता देता हूँ कि जो ऑरेंज, ग्रे और व्हाइट कलर का जो कैनुला होता है वो लार्ज क्वांटिटी में जब फ्लूइड देना हो तब हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं। लार्ज क्वांटिटी में फ्लूइड देना हो तब हम इसको क्या करते हैं, देते हैं। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, ये ग्रे कलर एक बार एम्स में पूछा गया सवाल है। ठीक है, एम्स में पूछा गया सवाल है, ये लगभग 2018 जब नॉर्सेट नहीं चल रहा था तब इसका इमेज दे दिया था, और पूछा जाता गया था कि सीवियर ट्रॉमा में कौन सा इस्तेमाल में लाते हैं, कौन से कलर का, तो ग्रे कलर का है। क्या पूछा था, सीवियर ट्रॉमा, है ना, सीवियर ट्रॉमा में कौन सा कलर का इस्तेमाल होगा, तो ग्रे कलर का इस्तेमाल में होगा। ग्रीन किस में इस्तेमाल होगा, तो ग्रीन हमेशा याद रखना ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है और भी आएगा। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन से कलर का बोला जाए, तो ग्रीन कलर का। इस चीज को याद रखना है, 18 नंबर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए होता है, इस चीज को याद रखना है। पिंक का कई बार पूछा है कि फैट इमल्सन, है ना, फैट इमल्सन देने के लिए हमको कौन है, 60 ml फ्लो रेट वाला पिंक कलर का 20 नंबर गॉज का क्या करते हैं, कैनुला हम इस्तेमाल पे लाते हैं। अगर स्टैंडर्ड पूछा जाए तो ब्लू कलर, है ना, स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो ब्लू कलर होता है, और एडल्ट में मेनली ब्लू और पिंक जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल पे लाया जाता है। येलो और पर्पल जो है इन्फेंट और नियोनेट्स में इस्तेमाल में लाया जाता है। इन्फेंट्स और नियोनेट्स में इस्तेमाल में लाया जाता है। तो इस तरीके से देखो मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। ऑरेंज, ग्रे और वाइट जो है लार्ज क्वांटिटी में देने के लिए, ग्रे जो है सीवियर ट्रॉमा में इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन जो होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है, पिंक जो होता है वो फैट इमल्सन के लिए उपयोग में लाते हैं, ब्लू को स्टैंडर्ड साइज कहा गया है, और येलो जो पर्पल जो होते हैं, जो नियोनेट्स होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो उम्मीद है कि ये सब चीज़ें सबको अच्छे से समझ आई गई होगी और
और बहुत ही अच्छा कंटेंट आप लोग को मिला होगा। और ये एग्जाम पे अधिकतर पूछा जाता है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें तो सभी चीज़ों को हमको याद में रखने की जरूरत है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स कि आगे क्या होगा सर। तो ठीक है, आगे भी हम लोग कुछ चीज़ें बताते हैं, है ना। ठीक है, आईवी स्टैंड चाहिए हमको, आईवी स्टैंड। तो आईवी स्टैंड का जो हाइट होता है वो कितना होना चाहिए, ठीक है ना। आर्टिकल में हमको और क्या चाहिए, आईवी स्टैंड चाहिए। क्या चाहिए, आईवी स्टैंड चाहिए। तो इसका हाइट कितना होता है, आईवी स्टैंड का अगर हाइट है तो हाइट कितना होता है, तो हम कह सकते हैं 18 से लेके 24 इंच ये होता है। कितना होता है, 18 से लेके 24 इंच क्या होता है, आईवी स्टैंड का जो हाइट है वो होना चाहिए। लेकिन इसी को सेंटीमीटर में बोल दिया जाए तो बोलना सर 45 से 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना, 45 से 60 सेंटीमीटर। इंच में पूछा जाए तो 18 से 24, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 1 इंच में जो होता है 2.5 सेंटीमीटर होते हैं ना, 1 इंच में लगभग 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर करेंगे सेंटीमीटर में, आपको यूनिट को ध्यान देना है, कहीं इंच में तो नहीं पूछ रहे हैं, कहीं सेंटीमीटर में तो नहीं पूछ रहा है, तो इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये बेड के पेशेंट के लेवल से है। ठीक है, पेशेंट के बेड के लेवल से ये हाइट है, नीचे से मत नापने रह जाना, नीचे से नापोगे तो फिर वो बेड के लेवल तक ही आएगा। ठीक है, तो बेड के लेवल से ये आगे मेजरमेंट जो है वो बताया जा रहा है। ठीक है, और नॉर्मल स्लाइन लेंगे, ग्लव्स लेंगे, ठीक है, बाकी सारे आर्टिकल लेंगे, स्पिरिट लेंगे साइट को क्लीन करने के लिए। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो आर्टिकल्स हैं वो ले लेंगे। लेकिन मैं उन आर्टिकल्स या उन इंपॉर्टेंट चीज़ को बताने की कोशिश किया हूँ जो वाकई एग्जाम पे पूछा जाता है। आगे हम देखते हैं साइट फॉर कैनुलेशन की, कैनुला लगाने के लिए कौन कौन सी साइट और कितने ड्यूरेशन के लिए लगाया जाता है, तो इस चीज़ को हम देखते हैं। तो आगे आप नोट करिए साइट फॉर कैनुलेशन की, कैनुलेशन के लिए कौन कौन सी साइट जो है वो इस्तेमाल में आती है। तो हम कह सकते हैं मोस्ट कॉमन साइट, क्या, मोस्ट कॉमन साइट, मोस्ट कॉमन साइट, क्या, मोस्ट कॉमन साइट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अप टू 7 डेज, 7 दिनों तक के लिए, है ना, मोस्ट कॉमन टाइप्स। तो आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं 4 आर्म, कहाँ पे, 4 आर्म, है ना, 4 आर्म जो होता है वो मोस्ट कॉमन साइट होता है। कहाँ के लिए, कैनुलेशन के लिए। कब तक के लिए, जब कैनुला 7 दिन तक से लगाने की हमको जरूरत पड़ती है तब। हम कह सकते हैं कि 4 आर्म में कौन कौन सी, ड्यूरेशन की अगर पूछता है तो ड्यूरेशन यहाँ पे लिख देना, है ना, ड्यूरेशन कब बोला जाए तो 7 दिन तक से लिए। तो कौन कौन सी वेन्स होती है 4 आर्म में, तो हम उसको देख लेते हैं कि कौन कौन से वेन्स होते हैं। तो एक तो है सिफेलिक वेन, है ना, सिफेलिक वेन, तो यहाँ लिख लीजिए सिफेलिक वेन, बेसिलिक वेन, है ना, सिफेलिक वेन, बेसिलिक वेन कह सकते हैं। मेडियल क्यूबाइटल वेन हो सकता है ना, मेडियल क्यूबाइटल वेन, रेडियल वेन हो सकता है, रेडियल वेन। ये सारे जो वेन हैं वो 4 आर्म पे प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है, 4 आर्म पे प्रेजेंट है। या हम कर सकते हैं डॉर्सोमेटाकार्पल वेन। तो ये सारे वेन कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, ये 7 दिन तक से जब हमको कैनुला लगाने की जरूरत पड़ती है तो हम बोल सकते हैं डॉर्सोमेटाकार्पल वेन, है ना, डॉर्सोमेटाकार्पल वेन। तो ये जो वेन है वो 7 दिन तक से हम इस्तेमाल पे ला सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, आईएमपी जो बता रहा हूँ, मोस्ट कॉमन साइट पूछा जाए तो आंख मूंद के आप 4 आर्म बताना। ड्यूरेशन अगर पूछता है तो आप 7 दिन बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। ये तो रही बात एडल्ट की, किसकी बात की है, एडल्ट की। फंडामेंटल में जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एडल्ट को ध्यान में ही रखकर करते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक पूछ देता है कि मोस्ट कॉमन फॉर नियोबॉर्न या नियोनेट पूछता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन, है ना, मोस्ट कॉमन फॉर नियोनेट, है ना, फॉर नियोनेट, या पूछा जाए इन्फेंट के लिए, है ना, इन्फेंट के लिए, तो हम कह सकते हैं, आंसर आप कह सकते हो एंटीरियर स्काल्प वेन, है ना, एंटीरियर स्काल्प वेन। ये किसके लिए राइट आंसर होगा, नियोनेट या इन्फेंट के लिए। अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन जो पूछ देता है, कुछ नहीं लिखता है, तो आप एडल्ट वाला लिखेंगे 4 आर्म। अगर स्पेसिफिक बोल देता है कि नियोनेट या इन्फेंट के लिए तो आप आंसर करेंगे एंटीरियर स्काल्प वेन, आपका हमेशा राइट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा अगर बोल सकते हैं तो फिट में जो वेन्स प्रेजेंट होते हैं तो वहां पे, लेकिन हमेशा इसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके चलिएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि साइट सिलेक्शन 7 to, ये तो 7 दिन तक से होगा। 7 दिन के बाद अगर हमको चाहिए, है ना, साइट सिलेक्शन 7 days to 28 डेज के लिए, 7 डेज से लेके 28 डेज तक से जब कैनुला हमको इस्तेमाल में लाना है तो हम लोग कुछ वेन लेते हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं सब क्लेवियन वेन,
सब क्लेवियन वेन है ना, उसमें भी कहाँ हमेशा याद रखना राइट शोल्डर है ना, राइट शोल्डर में जो वेन है सब क्लेवियन वेन, उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। या हम कह सकते हैं जुगुलर वेन है ना, जुगुलर वेन ये भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। जब बात चली है 28 दिन तक, लगभग 1 महीने तक से आपको क्या करना है कि मरीज को कैनुला लगाए रखना है, तो हम ये सब वेन जो है वो इस्तेमाल में करेंगे। और आखिर में देखते हैं फीमोरल वेन। कौन सा वेन? फीमोरल वेन। ये बात है जब 1 सप्ताह से ज़्यादा और 1 महीने से कम ड्यूरेशन तक से हमको मरीज को क्या देना है, आईवी थेरेपी पे रखना है, तो इन वेन को हम इस्तेमाल पे ला सकते हैं। इस चीज़ को हमको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइट अप टू, ये तो 28 दिन की बात हो गई। आगे हम देखते हैं साइट या सिलेक्शन अप टू 6 मंथ। कितना? 6 मंथ के लिए, 6 मंथ तक से। अब बताओ कि 6 महीने तक से कंटिन्यू हमको क्या करना है, कैनुला के सहायता से हमको आईवी फ्लूइड देना है। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं पिक लाइन। क्या? पिक लाइन है ना, पिक लाइन। तो ये पिक लाइन का ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, लेकिन फुल फॉर्म पूछ देता है। तो हम कह सकते हैं कि पेरीफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर है ना, सेंट्रल कैथेटर। इसे ही हम लोग क्या के नाम से जानते हैं? पिक लाइन के नाम से जानते हैं, PICC, पिक लाइन है ना। 6 मंथ के लिए कभी पूछता तो आप पिक लाइन पे आप राइट आंसर मारिएगा। ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। बात आ रही है सबको समझ में? तो कौन कौन से वेन ले सकते हैं? तो हम बोल सकते हैं कि मेडियन क्यूबाइटल वेन है ना, मेडियन क्यूबाइटल वेन, इसको हम लोग ले सकते हैं। साथ ही साथ हम बेसिलिक वेन भी ले सकते हैं। कौन सा? बेसिलिक वेन है ना, बेसिलिक वेन की सहायता से भी हम लोग पिक लाइन लगा सकते हैं। तो आपको ये दोनों चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। मेन ये है कि पिक लाइन में फुल फॉर्म पूछा जाता है कई बार, पिक लाइन का क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर साइट सिलेक्शन करना हो हमको 5 साल के लिए, कितने साल के लिए? 5 ईयर तक के लिए करना हो, ठीक है। देखो ड्यूरेशन और भी बढ़ गया कि साइट का सिलेक्शन आपको 5 साल तक से करना है। तो इसके लिए हम उपयोग में लाते हैं सर्जिकल पोर्ट इम्प्लांटेशन। क्या? पोर्ट इम्प्लांटेशन, सर्जिकल पोर्ट इम्प्लांटेशन, ये हम लोग उपयोग में लाते हैं। और ये कहाँ पे होता है? बिलो सुपीरियर वेना कावा एंड राइट एट्रियम। क्या बोल रहा हूँ? बिलो सुपीरियर वेना कावा है ना, सुपीरियर वाना कावा एंड राइट एट्रियम, ठीक है। ये इसका साइट है ना, ये इसका क्या है? साइट है। तो आप ये भी याद रखेंगे कि सर्जिकल पोर्ट इम्प्लांटेशन, ठीक है, 5 ईयर तक के लिए करना हो तो बिलो सुपीरियर वेना कावा और राइट एट्रियम के पास में इसका जो साइट है वो होता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और ये रहा साइट से रिलेटेड चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी है ना, कि 7 दिन तक से रहा तो 4 आर्म में करना है। 7 से 28 दिन तक है तो सब क्लेवियन, जुगुलर या फीमोरल हमको वेन इस्तेमाल में ला सकते हैं। 6 मंथ तक के लिए है तो पिक लाइन इस्तेमाल में लाना है। और अगर बात चली 5 साल तक के लिए तो सर्जिकल पोर्ट इम्प्लांटेशन हम लोग उपयोग में लाते हैं। तो साइट से रिलेटेड सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दी है और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट चीज है वो उसको भी आपको बता दिया है, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप भूल जाते हैं कि ये चैनल भी आपका ही है ना। इसको सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। और वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा, थोड़ा सा भी फायदा हो रहा होगा तो लाइक जरूर करें। और ये चाहते हो कि आपके साथ आपके दोस्तों का भी भला हो तो इसके वीडियो के लिंक को आप अपने कलीग, दोस्तों तक, फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें जो नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आईवी थेरेपी की बात यहीं खत्म नहीं होती। आगे हम देखते हैं आईवी थेरेपी का कुछ कॉम्प्लिकेशन है क्या, तो उसको भी देखते हैं, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लिकेशन, है ना, कॉम्प्लिकेशन। अरे आईवी थेरेपी तो दे दी भाई, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है क्या? हो सकता है भाई। जैसे कि आप देखे हो कि कई बार कैनुला लगाते लगाते यहाँ पे फूल जाता है ना। तो बहुत सारे ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशन है। तो इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो आप बने रहो वीडियो के साथ, स्किप मत करना, धीरे धीरे पढ़ो, ठीक है। पानी पी के पढ़ो, आराम से पढ़ो, रेस्ट करके पढ़ो, लेकिन आपको खत्म मत करना, ठीक है। खत्म तभी करना जब पूरा ये चैप्टर आपका खत्म हो जाए। और इसीलिए मैंने कोशिश करी है कि एक ही वीडियो में कंप्लीट आईवी थेरेपी को कंप्लीट कर दूं, क्योंकि वीडियो हालांकि लंबा बन जाए लेकिन आपको बार बार ढूंढना ना पड़े, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहला हम लोग देखते हैं इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन, क्या? इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। इसे ही हम लोग और क्या नाम से जानते हैं? तो आल्सो नोन एज एक्स्ट्रावासेशन, एक्स्ट्रावासेशन, है ना, एक्स्ट्रावासेशन बोलते हैं। अब ये इनफिल्ट्रेशन क्या है? तो ये हम बोल सकते हैं आईवी फ्लूइड क्या है,
वेन में जाना चाहिए, बट वेन में न जाके ये इधर पंचर कर दिया, ये इंट्रासेलुलर की ओर चले गया और यहाँ पे फिर क्या होगा, बल्ज फॉर्म हो गया है ना, सीपेज हो गया हम लोग कह सकते हैं। तो आप देखोगे कई बार कैनुला लगाते लगाते साइड से पंचर कर देता है, वो जगह फूल जाता है, ठीक है, और क्या होता है कि वहाँ पे फ्लूइड जाना चालू हो जाता है क्योंकि वो वेन पे नहीं जाता प्रॉपर, तो सर्कुलेशन में नहीं जा पाता, ये इंटरसेलुलर इंटरस्टिशियल स्पेस की ओर बढ़ जाता है। इसी को हम लोग इनफिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं और इसी का ही दूसरा नाम है एक्स्ट्रावासेशन, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ये आईवी थेरेपी का, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी थेरेपी है ना। आईवी थेरेपी का मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है वो है क्या है, वो है भाई आपका इनफिल्ट्रेशन। क्या है, इनफिल्ट्रेशन। तो इस टर्मिनोलॉजी को याद रखना यहाँ पे कि मोस्ट कॉमन बोल रहा हूँ, ठीक है। एग्जामिनर पूछेगा कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, तो आपको इसको बताना है, ठीक है। इसकी परिभाषा की बात करूँ, डेफिनेशन की बात करूँ कि इसको हम इनफिल्ट्रेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं सीपेज ऑफ फ्लूइड, है ना, सीपेज ऑफ फ्लूइड आउट ऑफ वेन, है ना, वेन के बाहर जाके क्या होगा, फ्लूइड जो है वो सीपेज कर दे रहा है। और हम कह सकते हैं कि बिटवीन इंटरस्टिशियल स्पेस, जैसे कि मैंने कहा बिटवीन, है ना, बिटवीन इंटरस्टिशियल स्पेस, है ना, ठीक है। मैंने कहा क्या कि सर्कुलेशन में प्रॉपर नहीं जा पा रहा है, वेन के थ्रू प्रॉपर सर्कुलेशन में नहीं जाके वो इंटरस्टिशियल स्पेस की ओर घुस जा रहा है, और इसे ही हम लोग क्या कह रहे हैं, इनफिल्ट्रेशन कह रहे हैं। तो किन किन कारणों से हो सकता है, इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, कारण क्या हो सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ना, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है कि कैनुला अपने जगह में फिक्स नहीं, आपने प्रॉपर तरीके से फिक्स नहीं किया, वो इधर उधर हिल गया और वो वेन को पंचर करते हुए इंटरस्टिशियल स्पेस की ओर वो चले गया, तो ये इसका कारण हो सकता है। या डिसलॉज, है ना, डिसलॉज अपनी जगह से हिल जाना को ही डिसलॉज कहते हैं ना, या डिस्प्लेसमेंट अपनी जगह से हट जाना, तो ये कारण मुख्य होते हैं, है ना। लैक ऑफ स्किल हो सकता है कि अच्छे से नर्स लगा नहीं पा रही है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ कारण इनफिल्ट्रेशन के यहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है कि इनफिल्ट्रेशन का साइन एंड सिम्टम क्या है, तो हम साइन एंड सिम्टम में 3 मेन सिम्टम दिखेंगे। तो कूलनेस, है ना, कूलनेस, एडिमा और पेन, है ना, ये 3 चीज दिखेगा। क्या क्या दिखेगा, कूलनेस दिखेगा, कूलनेस एट साइट, है ना, साइट के पास जहां पंचर हुआ रहेगा वहां पे अगर आप छुओगे तो कैसा लगेगा, कूलनेस लगेगा, ठीक है। एडिमा हो जाएगा, मतलब स्वेलिंग हो जाएगा, और उस जगह पे दर्द भी होना स्वाभाविक है। तो ये 3 मेन फीचर हैं किसके, इनफिल्ट्रेशन के साइन एंड सिम्टम हम कह सकते हैं। इसी की अगर मैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की बात करूं, आगे जो कॉम्प्लिकेशन बताऊंगा, तो उसमें कूलनेस की जगह आपका वार्मनेस हो जाता है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में साइड जो है गर्म फील होता है, तो ये बेसिक अंतर है, आपको आगे याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम साइन सिम्टम इसका देख लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कि मैनेजमेंट, है ना, इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। अगर आपने वेन को पंचर कर दिया है और वो जगह फूल गया है, इनफिल्ट्रेट हो गया है, या एक्स्ट्रावेसेशन की कंडीशन है, तो इसका मैनेजमेंट हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसको भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी ऐसा कंडीशन आए तो सबसे पहले स्टॉप द इन्फ्यूजन, है ना, स्टॉप द इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन को सबसे पहले क्या कर देना है, बंद कर देना है। क्या कर देना है, बंद कर देना है। और दूसरा करना है चेंज द साइट ऑफ कैनुला। क्या करना है, दूसरा हम लोग करना है चेंज द साइट ऑफ कैनुला। क्या करना है, चेंज द साइट ऑफ कैनुला। कैनुला के साइड को क्या करना है, अरे चेंज कर देना है, ठीक है। वहां जहां पे लगा था उसको हटा के दूसरी जगह पे लगा देना है, क्योंकि हमको पेशेंट के जो भी आईवी फ्लूइड्स दे रहे हैं तो उसके फ्लो को मेंटेन करना है। ये नहीं कि हम निकाल के रख दिए, दूसरी जगह पे लगाना है, क्योंकि वो जो उसको मेडिसिन चल रहा है, आईवी थेरेपी है, वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। पहली जगह पे बंद किया, दूसरी जगह फिर दूसरी प्रायोरिटी में हम उसको क्या करेंगे, साइट को हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तीसरा, कवर द साइट विथ स्टेराइल गॉज पीस, है ना। साइज क्या होगा उसका, 2x2, है ना, 2x2 जो स्टेराइल गॉज पीस से कवर कर देना चाहिए। जो जगह इनफिल्ट्रेट हो गया है ना, ठीक है, जिस जगह में एडिमा है उस जगह को 2x2 स्टेराइल गॉज पीस से क्या कर देना है, कवर कर देना है, बोल रहा हूं। और आखिरी में ये है, हम कह सकते हैं कि एलिवेट द अफेक्टेड पार्ट, है ना, एलिवेट द अफेक्टेड पार्ट। क्या, अफेक्टेड पार्ट को क्या करना है, एलिवेट कर देना है, उठा देना है, ठीक है। जहां पे इनफिल्ट्रेट वाला पार्ट है उसको थोड़ा बॉडी के हाइट से ऊपर उठा देना है, जिससे कि स्वेलिंग जो होगा कम होगा, रिड्यूस होगा। तो ये चीज था सबसे इंपॉर्टेंट। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो साइड पे इनफिल्ट्रेशन हुआ है उस जगह को कभी भी मसाज नहीं करना है, कभी भी उस जगह को रब नहीं करना है। रब करने से क्या हो सकता है, हीमेटोमा का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है।
उस जगह पे इकाईमोसिस हो सकता है। इकाईमोसिस भी एक अच्छा टर्म है, उसको आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है। इकाईमोसिस हम कहते हैं सब क्यूटेनियस एक्स्ट्रावासेशन ऑफ ब्लड को हम लोग इकाईमोसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। पेनफुल लंप हो सकता है। तो इन सब चीज़ से बचने के लिए अवॉइड मसाज, है ना, कभी भी हमको उस साइड को मसाज रब नहीं करना है, इस चीज़ को हमको याद रखना है। दूसरा नेक्स्ट, तो ये था इनफिल्ट्रेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जिनको हमको हमेशा याद रखना है। और अभी जो मैनेजमेंट में मैं 4 लाइन बताया हूँ वो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो दूसरा चलते हैं वो हम कह सकते हैं कि इन्फेक्शन। क्या इन्फेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, है ना। आईवी कैनुलेशन के कारण, आईवी थेरेपी के कारण इन्फेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आपने हाइजीन को मेंटेन नहीं किया, आपने एंटीसेप्टिक टेक्निक को मैनेजमेंट नहीं किया, लैक ऑफ स्किल है ना। तो इन सब चीज़ों से क्या हो सकता है, कहते हैं ना इट्रोजेनिक इन्फेक्शन, जो हेल्थ केयर वर्कर, डॉक्टर या नर्सेज से पेशेंट को फैल जाए, है ना, ठीक है, तो उसको इट्रोजेनिक हम लोग क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं। तो इन्फेक्शन हेल्थ केयर वर्कर भी स्प्रेड कर सकता है। जैसे कि हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन मिलता है उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं, उसी प्रकार हम लोग हेल्थ केयर वर्कर लोग भी इन्फेक्शन को जनरेट कर सकते हैं और उससे मरीज को नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। तो मैं इन्फेक्शन के बाद सीधे सीधे आ जाता हूँ। कॉज आपको बता दिया कि लैक ऑफ स्किल हो सकता है, लैक ऑफ हाइजीन हो सकता है, लैक ऑफ एंटीसेप्टिक टेक्निक हो सकता है। तो कॉज के बारे में मैंने यहाँ पे बात कर ही लिया है, लेकिन हम सीधा बात करते हैं इनके साइन एंड सिम्टम पर। किसके? साइन एंड सिम्टम पर, ठीक है। तो हेडेक हो सकता है, चिल्स हो सकता है, क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है, हेडेक हो सकता है, चिल्स हो सकता है, ठीक है, नोजिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है, अरे वॉमिटिंग हो सकता है, बिल्कुल वॉमिटिंग भी हो सकता है, और हम कह सकते हैं डायरिया जैसा कंडीशन भी हो सकता है। तो ये सारे जो कंडीशन है इन्फेक्शन के कंडीशन पे दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताई है, साइन एंड सिम्टम से रिलेटेड बातें बताई है। तो क्या क्या करना है, इसका मैनेजमेंट हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो पहला स्टॉप, या हम बोल सकते हैं स्लो द इन्फ्यूज़न, स्लो द इन्फ्यूज़न, है ना, स्टॉप या स्लो द इन्फ्यूज़र हम कह सकते हैं। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं, पहला ये, दूसरा हम कह सकते हैं इन्फॉर्म टू द डॉक्टर, है ना, इन्फॉर्म डॉक्टर या फिजिशियन या हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एक ही मतलब है, HCP मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कलेक्ट ब्लड सैंपल फॉर कल्चर टेस्ट। क्या बोलते हैं? कलेक्ट ब्लड सैंपल, कलेक्ट ब्लड सैंपल फॉर कल्चर टेस्ट, है ना, फॉर कल्चर, ब्लड कल्चर टेस्ट के लिए हम भेज देंगे, ताकि हमको पता चले कि कौन सा इन्फेक्शन इसको स्प्रेड हो गया है, कौन सा इन्फेक्शन इस मरीज को हो गया है। चौथा, उसके साथ साथ ऐसा जो जिस हम लोग आईवी सेट से सामने वाले को इन्फ्यूज़न दे रहे थे, उस आईवी सेट को भी कलेक्ट करके हमको भेजना है कि उसमें किसी तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या नहीं है। तो इस चीज़ को भी हमको ध्यान पे रखना है ना। और आईवी सेट फ्लूइड को लैब में भेज देना है, ठीक है। सेंड आईवी सेट टू द लैब, टू द लैब, किस लिए? फॉर द कल्चर टेस्ट, फॉर द कल्चर टेस्ट के लिए हमको उसको भेज देना है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है मैनेजमेंट से रिलेटेड। लेकिन आगे मैं आपको 2 से 3 बातें इसी से इन्फेक्शन से ही जुड़ा हुआ बता रहा हूँ, जो कि आईवी इन्फ्यूजन से रिलेटेड है ना, ठीक है। इसके कॉम्प्लिकेशन, तो हम कह सकते हैं इन्फेक्शन प्रिवेंशन की मैं बात करता हूँ कि किस किस तरीकों से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना, प्रिवेंशन, किन किन तरीकों से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहला हम कह सकते हैं अवॉइड हैंगिंग ऑफ बॉटल, अवॉइड हैंगिंग ऑफ बॉटल, या हम बोल सकते हैं सेम बॉटल, नॉट मोर देन, किसी भी बॉटल को हमको 24 घंटे से ज़्यादा, सेम बॉटल, एक ही बॉटल को 24 घंटे से ज़्यादा हमको नहीं लटकाए रखना है। 24 घंटा मैक्सिमम है, 24 घंटे से ज़्यादा हमको नहीं लटकाए रखना है, इस चीज़ को हमको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चेंज द आईवी सेट, चेंज द आईवी सेट कितने से कितने घंटे में, तो हम बोल सकते हैं 24 से 96 घंटे में। कितना? 24 से 96 घंटे में। लेकिन इसके लिए भी 2 कंडीशन है। जो आईवी सेट है उसको भी हमको 24 से 96 घंटे तक ही उपयोग mit लाना है, उससे ज़्यादा हमको किसी भी कंडीशन पे नहीं लाना है। इसके भी 2 कंडीशन है, ठीक है। इफ इंटरमिटेंट आईवी थेरेपी, है ना, इफ इंटरमिटेंट आईवी थेरेपी, तो हम ला सकते हैं 24 घंटे, और कंटिन्यूअस, इन कंटिन्यूअस आईवी थेरेपी तो हम ला सकते हैं 96 आवर,
ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इंटरमिटेंट आईवी थेरेपी और कंटिन्यूअस आईवी थेरेपी, दो कंडीशन। अरे इंटरमिटेंट क्या है और कंटिन्यूअस क्या है? देखो आईवी सेट है ना। इंटरमिटेंट में मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि एक आईवी सेट से हम लोग इन्फ्यूज कर रहे हैं, फिर हम लोग 2 घंटे के लिए रोक दिए, फिर हम कर रहे हैं, फिर 1 घंटे के लिए रोक दिए, फिर हम कर रहे हैं, फिर 2 घंटे के लिए रोक दिए, फिर कर रहे हैं। तो ये इंटरमिटेंट है, बार बार बॉटल चेंज हो रहा है, अलग अलग कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं, फिर चल रहा है, फिर रुक रहे हैं, फिर चल रहा है। तो जितने बार ये नर्स आएगी और प्रोसीजर करेगी, बॉटल चेंज करेगी, है ना, आईवी कैनुला को ठीक करेगी, तो उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे क्या कि इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के। तो ऐसे कंडीशन से बचने के लिए हम केवल 24 घंटे में ही इसको ऐसे जो थेरेपी देते हैं 24 घंटे के अंदर में ही हमको चेंज कर देना चाहिए, है ना, या 24 घंटे तक ही हम इस्तेमाल पे ला सकते हैं। लेकिन किसी आईवी सेट से कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन हो रहा है, कंटिन्यूस लगातार हो रहा है, मतलब एक बार लगा दिए फिर खाली हो सकता है कि बॉटल चेंज हो रहा है या इसका जो फ्लो रेट है वो कम है, धीरे धीरे हम इन्फ्यूज कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में कंटिन्यूअस आईवी थेरेपी में 96 आवर तक से हम उस आईवी सेट को उपयोग में ला सकते हैं। उसके बाद इसको चेंज कर ही देना चाहिए। किसी भी इससे कम टाइम में हो जाना चाहिए, लेकिन 96 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात था। लेकिन इसके आगे और भी बढ़ते हैं कि तीसरा इंपॉर्टेंट बात है कि जो आईवी कैनुला है ना, आईवी कैनुला को भी 72 आवर्स में चेंज कर देना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम पे आया हुआ है और आगे भी आएगा और बहुत लोग को ये चीज़ पता भी है ना। आईवी कैनुला को भी 72 आवर्स के अंदर में क्या करना चाहिए, चेंज हमको कर देना चाहिए, ठीक है। और एंटीसेप्टिक जो टेक्निक है, हाइजीन है, उसको मेंटेन करना चाहिए। तो ये चीज़ें थी इन्फेक्शन से रिलेटेड और इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उसको मैंने यहाँ पे बता दिया है। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, हम कह सकते हैं थर्ड, तो मैं कह सकता हूँ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। क्या? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ठीक है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, है ना। नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं कंडीशन वो है, हम कह सकते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, है ना, इसके मैं डेफिनेशंस की बात करूं तो हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ वेन, है ना, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस, है ना, थ्रोम्बस ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ वेन, है ना, इन्फ्लामेशन ऑफ वेन, है ना, ठीक है। इसे ही हम लोग क्या करते हैं, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ वेन से, है ना, कॉज क्या हो सकता है, मैकेनिकल ट्रॉमा हो सकता है ना, ठीक है, या केमिकल इंजुरी हो सकता है, उसके कारण क्या का फॉर्मेशन हो गया, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया, है ना, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया है, ठीक है। अगर मैं इसकी साइन एंड सिम्टम की बात करूँ तो इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैंने बताया था, है ना, तो मैंने बताया था वार्मनेस, इनफिल्ट्रेशन में क्या बोला था, कूलनेस बोला था, लेकिन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में इसी को मैं वार्मनेस बोल रहा हूँ। तो दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है, रेडनेस, पेन, एडिमा, है ना, ठीक है। तो आपको ये वार्मनेस को याद रखना है। अगर इसकी जगह कूलनेस लिख दोगे तो पूरा गलत हो जाएगा, है ना। तो आपको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में वार्मनेस को याद रखना है और इनफिल्ट्रेशन में कूलनेस को याद रखना है, ठीक है। तो ये है साइन सिम्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें। और हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट सेम इसका इनफिल्ट्रेशन के ही जैसा है ना, कि स्टॉप द इन्फ्यूजन कर देना है, ठीक है। आगे जो मैंने 4 चीज़ें बताई थी तो उसी को सेम उसको हमको क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। चेंज द साइट कर देना है, ठीक है, फिर कवर 2x2 स्टाइल गॉच पीस कर देना है और आखिरी में पार्ट को एलिवेट कर देना है। तो मैनेजमेंट सेम एज इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन का जो मैनेजमेंट बताया सेम उसी प्रकार थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का भी मैनेजमेंट हम देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट जो चौथा है, हम कह सकते हैं एयर इम्बोलिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। फोर्थ कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, एयर इम्बोलिज्म, एयर का इम्बोलिज्म, है ना, एयर इम्बोलिज्म। यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, कई पार्ट का मैं इसको बना सकता था, लेकिन मेरी कोशिश थी कि भाई एक ही जगह पे दिया जाए, है ना, ताकि सबको आसान हो और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको फ़ायदा मिले। क्योंकि नहीं पढ़ने वाला तो मैं बोलता हूँ कि 10 सेकंड ही देके वीडियो को स्किप मार देता है और कुछ कॉमेडी की वीडियो, कुछ डांस की वीडियो, कुछ सॉन्ग्स की वीडियो या रील्स देखना चालू हो जाता है ना लोगों का। क्योंकि पढ़ना किसको पसंद है ना, पढ़ना तो किसी को भी पसंद नहीं है। एक चीज़ तो तय है कि पढ़ना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, अगर ज़िंदगी बनाना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। मुझे
पता है कि रील्स अच्छा लगता है, यूट्यूब के वीडियोस अच्छे लगते हैं, फेसबुक को स्क्रॉल करना अच्छा लगता है, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है ना तो बड़ा मुश्किल से 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, मेरे जितने भी वीडियोस हैं तो मैं देखता हूँ कि एवरेज व्यू ड्यूरेशन अगर मैं आधे घंटे का वीडियो डालता हूँ तो एक बंदा मुश्किल से 3 मिनट देखता है। अगर नॉलेज वाला इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो भी डालता हूँ तो बहुत ही कम टाइम वॉच टाइम होता है ना, क्योंकि पढ़ना किसी को पसंद नहीं है। क्या हो सकता है कि उनको कंटेंट खराब लग रहा होगा तो वो अलग मैटर हो सकता है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश ऐसी रहती है कि मैं आप लोग को बहुत ही अच्छा शॉर्ट एंड सेलेक्टेड चीज़ें आपको बता के दूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बढ़ते हैं हम लोग एयर इम्बोलिज्म की ओर कि एयर इम्बोलिज्म हम किसको कहते हैं। अ बोलस ऑफ एयर एंटर इनटू द पेरिफेरल वेन, है ना। अ बोलस ऑफ एयर एंटर इन सर्कुलेशन थ्रू पेरिफेरल वेन, है ना, थ्रू पेरिफेरल वेन, है ना, पेरिफेरल वेन। अब ये क्या मतलब हुआ सर? अरे भाई तभी तो बोलते हैं जब इंजेक्शन लगा रहे हो ना तो अच्छे से एयर को बाहर निकाल लो, है ना। या आईवी सेट भी हम लोग बॉटल से ड्रिप सेट कर रहे हैं ना तो पूरे एयर को बाहर निकालो, हिला हिला के बाहर निकाल लो इसको, या सिरिंज है तो सिरिंज में टक 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 करके बाहर निकाल लो, एयर पूरा बाहर निकलना चाहिए। इसीलिए हम एयर को बाहर निकालते हैं, क्योंकि अगर वो हमारे वेन में मेडिसिन या जो भी फ्लूइड दे रहे हैं उसके साथ एंटर कर दिया तो क्या होगा, तो वो जाके हार्ट को ब्लॉक कर सकता है, हार्ट में वो जा सकता है। तो इसी चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि एयर को पूरी तरीके से निकाला जाए। और एयर इम्बोलिज्म हम बोलते हैं, इम्बोलिज्म का मतलब वो होता है कि एयर का जो बोलस है या मॉलिक्यूल हम बोल सकते हैं वो जाके ट्रेवल करता है हमारी बॉडी में अगर हमने एयर डाल दिया तो। लेकिन ऐसा कुछ कंडीशन आ जाएगा तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? कारण में आपको पता है कि लैक ऑफ स्किल हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट कि आई और नर्स देखी नहीं, सीधा लोड करी और डाल दिए, ठीक है, तो क्या होगा, एयर अंदर जा सकता है। तो लैक ऑफ स्किल की प्रॉपर तरीके से उसको चेक नहीं करा गया, या कई बार ऐसा रहता है कि कैनुला में लीकेज होता है ना, कैनुला में लीकेज होता है तो इसके कारण भी कई बार क्या होता है कि एयर जो है वो अंदर चले जाता है। तो साइन एंड सिम्टम हम डायरेक्ट देखते हैं, है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट है चेस्ट पेन, है ना, चेस्ट पेन। ये है अर्ली या अर्लीएस्ट इंडिकेटर मतलब सबसे पहले दिखाई देगा। अगर किसी मरीज को एयर इम्बोलिज्म हो गया है तो सबसे पहला दिखाई देने वाला जो सिम्टम है वो होगा, क्या होगा, चेस्ट पेन होगा। मरीज को सबसे पहले क्या होगा, चेस्ट पेन होगा, ठीक है। तो अर्ली इंडिकेटर ऑफ एयर इम्बोलिज्म, है ना, अर्ली इंडिकेटर ऑफ एयर इम्बोलिज्म का इम्बोलिज्म, है ना, ठीक है, का अर्ली इंडिकेटर है कौन, चेस्ट पेन है। तो इस चीज को हमको क्या करना है, याद करके चलना है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, क्या हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है। तीसरा हाइपोटेंशन हो सकता है क्या, अरे बताओ हाइपोटेंशन हो सकता है क्या, बिल्कुल हाइपोटेंशन हो सकता है, मरीज को हाइपोटेंशन हो सकता है। साथ ही साथ हम देखें टेकीकार्डिया हो सकता है, क्या हो सकता है, टेकीकार्डिया हो सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, मरीज को हाइपोटेंशन हो सकता है, एपनिया हो सकता है, टेकीकार्डिया हो सकता है, और साथ ही साथ डाइफोरेसिस भी हो सकता है, एक्सेसिव स्वेटिंग, है ना, डाइफोरेसिस भी हो सकता है, ठीक है। एक्सेसिव स्वेटिंग को ही डाइफोरेसिस के नाम से जानते हैं। तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो आपको दिखाई दे सकता है। आगे हम बढ़ते इसके मैनेजमेंट की बात कि सर ऐसा हो गया तो हम किस प्रकार से इस कंडीशन को मैनेज करके मरीज की जान बचा सकते हैं, है ना, ठीक है। क्योंकि हम हेल्थ केयर वर्कर है और हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मरीज को ट्रीटमेंट हम दे और हमसे कोई गलती ना हो जाए, है ना, ठीक है। तो सर मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले तो जो इन्फ्यूज कर रहे हैं ना तो उसको क्या करें, रोक दो, है ना, स्टॉप द इन्फ्यूजन हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले क्या कर दो, प्रोसीजर को रोक दो, या जो कर रहे हो उसको रोक दे, स्टॉप द इन्फ्यूजन, है ना, इन्फ्यूजन को रोक दो सबसे पहले। दूसरा हम बोलते हैं क्लैंप द आईवी सेट, है ना, क्लैंप द आईवी सेट को क्या कर दो सर, क्लैंप कर दो, बांध दो, उसको बांधना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो बातें आती है वो आती है पोजीशन की सी, ठीक है, पोजीशन की सर। तो पोजीशन, और यही आता है एग्जाम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही पूछता है कि एयर एम्बोलिज्म हो गया एक मरीज को तो एक नर्स कौन सा पोजीशन देगी। तो आपको पोजीशन पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन, लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन। सर ये क्या पोजीशन है, तो इसको हम लोग दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, है ना, लेफ्ट लेटरल एस ट्रेंडेलेनबर्ग, क्या हम बोल सकते हैं, लेफ्ट लेटरल एस ट्रेंडेलेनबर्ग, इसको मैं दिख रहा है यहाँ पे, चलो ट्रेंडेलेनबर्ग,
ठीक है। तो ये सर ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन क्या है ये ट्रेंडेलेनबर्ग? देखो लेफ्ट मरीज, अगर ये बिस्तर है तो समझ जाना मरीज को लेफ्ट लेटरल देना है, कैसा मतलब ऐसा, ठीक है। और हमेशा याद रखना सिर नीचे की ओर रहेगा, कैसे नीचे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ, ठीक है। एक पोजीशन है जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये एग्जाम्पल के लिए बेड है ना, ठीक है। तो मरीज को हम ऐसे सुला देते हैं और इसके पैर होते हैं ऊपर की ओर और सिर होता है नीचे की ओर, है ना, ठीक है। आप देखो कि सिर वाला पार्ट नीचे है और पैर वाला पार्ट ऊपर है, इसे ही हम लोग ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन बोलते हैं। कौन सा पोजीशन? ट्रेंडेलेनबर्ग। और इसी पोजीशन पे मरीज को क्या है, थोड़ा सा लेफ्ट लिटा देना है, ठीक है। इसको ट्रेंडेलेनबर्ग बोलते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट कि मरीज का सिर ऊपर है और पैर नीचे है, इसे हम लोग रिवर्स ट्रेंडेलेनबर्ग बोलते हैं। जिसमें सिर ऊपर है पैर नीचे है उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रेंडेलेनबर्ग। और ये कौन सा पोजीशन है, ट्रेंडेलेनबर्ग। जिसमें सिर नीचे होता है वो ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन होता है। तो लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन बोल दो या लेफ्ट लेटरल एस ट्रेंडेलेनबर्ग बोलो, दोनों एक ही है। इससे क्या होगा कि एयर जो है वो दूर रहेगा, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी में नहीं जा पाएगा, राइट एट्रियम के कोरोनरी आर्टरी में जाने से बच जाएगा इस पोजीशन को देने से। तो ये रही। और आगे हम बोलते हैं कि इन्फॉर्म द डॉक्टर, है ना, इन्फॉर्म द डॉक्टर, क्या, इन्फॉर्म द डॉक्टर। डॉक्टर को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। और पांचवा हम लोग को O2 एडमिनिस्ट्रेशन करना है, O2 एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। बात आई सबको समझ में? अरे इतना करना है तो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका पोजीशन है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका पोजीशन है। और प्रायोरिटी वाइज किया जाए तो प्रायोरिटी वाइज आप 1 से लेकर 2 3 4 5 तक से आप चले जाना। तो ये कुछ मुख्य कॉम्प्लिकेशन है जो कि आईवी थेरेपी में आपको दिखाई देते हैं। और उम्मीद है दोस्तों कि ये आईवी थेरेपी का जो सेशन है आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा, ऐसी मेरी पूरी आशा है। क्योंकि इसको मैंने कोशिश करी है कि सरल और ईजी आसान शब्दों में आप तक पहुंचा दूं। और ऐसे स्टूडेंट जो कोचिंग नहीं कर पाए हैं, कोई बात नहीं, या नहीं पढ़ पाए हैं या किए भी हैं तो समझ नहीं आया है, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आप लोग को ये सारी चीज़ें आईवी थेरेपी का शुरू से लेकर अंत तक, काफ़ी लंबी वीडियो बनी है, लेकिन आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करो। क्योंकि बीच बीच में मैं ये कहना भूल गया हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए करके, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और आप पढ़ते रहिए। और जितने भी मैंने यहाँ पे लिखाए हैं उसको नोट्स को आप अच्छे से बना लो और उसको बार बार पढ़ते रहो। आज नहीं तो कल एक दिन सफलता निश्चित है दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।